हेलो 10th आईसीएससी चैंपियंस, बेटा कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक तरीके से कर रहे होंगे। बेटा बेसिकली आईसीएससी बोर्ड ने अपना सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिया है 2025-26 का। तो आज की ये जो रिकॉर्डेड क्लास है ये बेसिकली आपके सैम्पल पेपर का डिटेल एनालिसिस होगा, ठीक है। तो आइए इस सैम्पल पेपर को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ऑल दो आप सभी लोगों ने अभी अपना पूरा सिलेबस फिनिश नहीं किया होगा और ये पूरा का पूरा जो पेपर है पूरे सिलेबस का ही है, तो कहीं कहीं पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बट हाँ, जब आप जिस चैप्टर को पढ़ चुके होंगे आप उससे अपने आप को एनालाइज ज़रूर करिएगा कि आपने जो पढ़ाई कर रखी है और जो ये पेपर है वो किस तरीके से एक दूसरे को सिंक्रोनाइज कर पा रहा है, ठीक है। एक मैं जो कॉमन सी बात बता दूं अभी आपके लिए, वो ये है सैम्पल पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं बेटा वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड ज़्यादा हैं। एक चीज़ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, जैसे पूरी कैलकुलेशन क्वेश्चंस में करने की ज़रूरत नहीं है, बट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की अगर अच्छी खासी प्रैक्टिस अगर आपने किया होगा तो वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, ठीक है। और जैसा आईसीएससी का और आईएससी बोर्ड दोनों के ही अंदर होता है कि जैसा ये लोग सैम्पल पेपर देते हैं, फाइनली बोर्ड का पेपर भी उसी एग्जैक्टली उसी की एक तरीके से कह सकते हो कि मिरर इमेज ही होती है, बस डेटा बदल करके होता है, सेम चैप्टर से सेम सेक्शन से बस अगला क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ये सैम्पल पेपर आपको बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करके जाना चाहिए, जो हम अभी साथ में आपके करने वाले हैं। दूसरी चीज़, क्वेश्चन बड़े लेंदी भी बीच में मिलेंगे, तो आपको क्वेश्चन को पढ़ने का पेशेंस होना चाहिए। पता चलेगा 6 to 7, कई बार तो 8 लाइन्स का पेपर है, मतलब क्वेश्चन है और आंसर भाई साहब 1 लाइन में है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन में है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन आपको डराएगा, बट हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें उससे लड़ने की ज़रूरत है। और लड़ना भी नहीं है, अगर आपने प्रिपरेशन ठीक ठाक तरीके से किया होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा और आप क्वेश्चन पेपर बेहतर करोगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बेसिकली 10th आईसीएससी बोर्ड का 2025-26 का सैंपल पेपर कंप्लीट डिटेल एनालिसिस, साथ में सोल्यूशन तो होगा ही होगा, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता है कि हमारे पास ये स्पेसिमेन पेपर, आईएससी बोर्ड जो है या आईसीएससी बोर्ड अपने सैंपल पेपर को स्पेसिमेन पेपर के नाम से बोलते हैं। और यहाँ पे साइंस का ये पहला पेपर होता है जो फिजिक्स का पेपर है ना। हम लोग फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पेपर आपके अलग अलग होते हैं, आपको आइडिया है। तो फिजिक्स जो है वो अपना पहला पेपर बोला जाता है साइंस का। मैक्सिमम मार्क्स बेटा 80 होते हैं, सारे बच्चों को पता है इस पूरे पेपर में, जिसको करने के लिए आपको 2 घंटे राइटिंग टाइम दी जाती है, 15 मिनट की एडिशनल टाइम दी जाती है। उसके इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है, आप अगर नोटिस करिएगा, उस समय केवल और केवल आपको पेपर को सिर्फ पढ़ना है, लिखना नहीं है। राइटिंग टाइम आपको 2 घंटे दी जाती है, 15 मिनट्स की रीडिंग टाइम होती है। अच्छा, यहाँ पे आपको जो कुछ भी यहाँ स्क्रीन पे नजर आएगा बच्चे, एग्जैक्टली हूबहू जो आपके पेपर में होता है ठीक वैसा ही है, कुछ भी अपने तरफ से न घटाया गया है न बढ़ाया गया है। अगर कहीं पे कोई एरर का चांस है तो वो भी वैसे के वैसे उठा करके रख दिया गया, ताकि एग्जैक्ट पेपर की फील हम लोग लेते हुए चलें, ठीक है। तो कुछ भी अपने तरफ से मैनिपुलेटेड नहीं है, दैट मीन्स कि आपका पेपर जो ओपन होगा तो सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे। इन इंस्ट्रक्शंस में आप काम की चीजें देख सकते हो। फर्स्ट 15 मिनट्स आपको रीडिंग टाइम दी जाती है। दूसरी बात, देयर आर 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए कंपलसरी होता है, सेक्शन बी के अंदर टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, ठीक है। और बड़ा ही आसान है हमारे हिसाब से देखा जाए तो। वजह क्या है, 6 क्वेश्चंस जो लेंदी क्वेश्चंस हैं, हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चंस ना आए, बट करने तो 4 ही है। तो इतना तो है ही कि भाई कम से कम 4 क्वेश्चंस मेरे से निकल करके आ जाएंगे अगर हमने ठीक ठाक पढ़ाई करी होगी तो, ठीक है। तो बड़ा ही आसान है आपका आईएससी बोर्ड का पेपर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आइए चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ए जो कि टोटल 40 मार्क्स कैरी करता है और इसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस करने अपने को जरूरी होते हैं। तो ठीक है बच्चे लोग, शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि आपके यहाँ पे क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन तो ऑप्शनल्स हैं, कि मतलब जैसे सेक्शन बी में खास तौर से हम सारे ही करेंगे, है ना, सारे ही क्वेश्चंस हम करेंगे, क्योंकि हम क्या मान के चलेंगे किस बच्चे को क्या, हमको तो सारे ही बच्चों को बताना है। तो कोई बच्चा हो सकता है कोई क्वेश्चन कर रहा हो, कोई क्वेश्चन कर रहा हो, तो हम सारे ही क्वेश्चन के एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव सवाल है और इस ऑब्जेक्टिव सवाल में केवल एक ही ऑप्शन कोई सही है, ऐसा पहली वाली लाइन बोल रही है। पहला सवाल बोल रहा है अ मोमेंट ऑफ कपल, जिसे टॉर्क भी आप बोलते हैं, हम बहुत अच्छे से इस बात को पढ़ा चुका हूँ, हैज़ अ टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एक जो कपल है वो रोटेट कराना चाह रहा है, तो द मोमेंट ऑफ कपल इज टेकन एज, एंटी क्लॉकवाइज कपल जो होता है मोमेंट ऑफ कपल, उसे क्या कंसीडर किया जाता है बच्चे, सारे बच्चों को पता है, इसको पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, ठीक है।
जिन बच्चों को पता है ठीक है, जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दें, हमारे इसी चैनल पे जो अपना एडुफाई हब चैनल है, यहाँ पे हम लोग लाइव क्लासेस इवनिंग के टाइम पे, यानी कि आपके अगर स्कूल होंगे तो स्कूल के बाद की जो क्लासेस होती हैं 4:30 से क्लासेस शुरू होती हैं। डेली 4:30 टू 6:30 बीच में 15 मिनट का गैप होता है। 2 सब्जेक्ट की क्लासेस चलती हैं। टोटल 4 सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस कंप्लीट चल रही होती हैं इस चैनल पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। तो आप चाहें तो इस हमारे चैनल के थ्रू जुड़ करके और अपनी प्रिपरेशन को एक शार्प एज दे सकते हैं। आप जहां कहीं से भी पढ़े होंगे आप पाएंगे बेटा कि कंप्लीटली डिफरेंट तरीके आपको देखने को मिलेंगे और कंप्लीट प्रिपरेशन आपको घर पे बैठे बिठाले, बिना कोई फीस दिए, बिना कोई चार्ज दिए हुए, बिल्कुल ही यूट्यूब पे फ्री तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टडी मटेरियल भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं और वो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके थ्रू जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं लाइव सेशन को। यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, मैं इसको पढ़ा भी चुका हूं बहुत अच्छे से आप लोगों को। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गिवन बॉडी डिपेंड्स ऑन। काइनेटिक एनर्जी किस बात पे डिपेंड करती है भाई साहब? पोजीशन पे कैसे डिपेंड कर सकती है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोई मतलब ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का भी कोई मतलब नहीं है, मोमेंट होता है। ठीक है, मोमेंट, लीनियर मोमेंटम जिसे आप बोलते हैं, मोमेंटम। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है ना, मगर एक फार्मूला और भी होता है अगर आपको याद हो, P बराबर √2mk, उसी को मॉडिफाई करके ये आता है। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है? P पे डिपेंड कर रहा है। P मींस लीनियर मोमेंटम, और ये फार्मूला बड़ा काम का है, इस पे कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाते हैं। ठीक है, परसेंटेज चेंज के सवाल बन जाते हैं, लीनियर मोमेंटम में इतना परसेंट चेंज किया तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट चेंज आएगा। लिखा है ड्यूरिंग पावर प्रोडक्शन इन अ कोल बेस्ड थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी। थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है, थर्मो यानी ऑब्वियस सी बात है हीट की बातचीत कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, पावर प्लांट। ओके, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सी हीट किसमें किसमें कैसे कैसे, है ना। तो हीट का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन, फिर केमिकल एनर्जी, ये गड़बड़ हो गया, केमिकल एनर्जी नहीं होना चाहिए, हीट मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। ऑफ कोर्स ये भी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हीट जो होती है उससे टरबाइन रोटेट कराई जाती है ना, हीट की एनर्जी को इस्तेमाल करके, और फिर टरबाइन जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो टरबाइन का घूमना एक मैकेनिकल एनर्जी है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है लास्ट में, और अल्टीमेटली स्टार्टिंग में हीट यूज हो रही होती है। तो ये जो लास्ट के ऑप्शन हैं वो गलत हैं, केवल बीच वाला ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चे, ये सारी बातें हम बड़े डिटेल में पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, मैं आपको बता रहा हूँ, और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो अपने आप को आप एनालाइज करते हुए चलिएगा बच्चे। ठीक है, लिखा है अनीता यूज्ड अ सिंगल मूवेबल पुली टू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल, सी लुब्रिकेट्स द पुली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द पुली यूज्ड, मैकेनिकल एडवांटेज डिक्रीजेस। ये कहाँ की मतलब व्यवस्था है? ये तो गलत बात है। लुब्रिकेंट्स यूज करने से फ्रिक्शन रिड्यूस होता है, तो आप कहीं ना कहीं ज़्यादा लोड को लिफ्ट कर पाते हो, और आपको पता ही होगा कि मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो लोड डिवाइड बाय एफर्ट होता है। लोड डिवाइड बाय क्या होता है? एफर्ट होता है। तो लोड अगर बढ़ रहा है तो मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ना चाहिए। वेलोसिटी रेशियो इंक्रीजेस, ठीक है, वेलोसिटी रेशियो ये कह रहे हैं कि इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद एफिशिएंसी डिक्रीजेस, देखो एफिशिएंसी अगेन डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। एफिशिएंसी जो होती है वो कहीं ना कहीं मैकेनिकल एडवांटेज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ेगा तो एफिशिएंसी भी बढ़नी ही चाहिए। मैकेनिकल एडवांटेज रिमेन्स अनचेंज्ड की कहानी भी गलत है, ये अनचेंज्ड नहीं हो सकता। वेलोसिटी रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड एंड एफिशिएंसी इंक्रीजेज, यस। ये जो बी वाला ऑप्शन, इसमें दो दिक्कतें हैं, एक तो एफिशिएंसी डिक्रीजेज, दूसरा वेलोसिटी रेशियो इंक्रीजेज। देखो बच्चा, वेलोसिटी रेशियो जो होती है वो बेसिकली जो हमारा एफर्ट आर्म और लोड आर्म है उसके रेशियो, डिस्प्लेसमेंट के रेशियो से निकलती है ना। और अगर आप लिब्रिकेंट्स इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पे वेलोसिटी में तो कहीं ना कहीं सेम हिसाब से चेंजेस आएंगे। अगर एफर्ट आर्म की वेलोसिटी जिस हिसाब से बदलोगे वैसे ही लोड आर्म की वेलोसिटी भी बदलेगी, है कि नहीं। तो जो हमारा वेलोसिटी रेशियो है वो कहीं ना कहीं अनचेंज्ड रह जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ना चाहिए और साथ में एफिशिएंसी भी बढ़नी चाहिए, तो इसलिए वेलोसिटी रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड एंड एफिशिएंसी क्या होगा? इंक्रीज होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगला सवाल बोल रहा है इनसाइड द प्रिज्म ड्यूरिंग द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट कंपेयर टू ब्लू रेड लाइट। अच्छा, सारे बच्चों को पता है कि जब कभी भी प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होता है, व्हाइट लाइट इस पे से पास होती है, तो यहाँ पे रेड लाइट सबसे ऊपर आती है और वायलेट लाइट सबसे नीचे आती है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है स्लो डाउन। अच्छा, स्पीड की बात कर रहा है। देखो बच्चा, स्पीड जो होती है किसी भी कलर की लाइट की जो स्पीड होती है उसकी वेवलेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है।
और आपको विवग्योर के बारे में तो आइडिया होगा ही कि विवग्योर में रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेड कलर का जो है लैम्डा ज़्यादा होने से उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा मिलने वाली है। तो इन्होंने बोला है कि रेड कलर के बारे में बोला है कि स्लोज डाउन लेस एंड रिफ्रैक्ट्स मोर। ठीक है, रिफ्रैक्ट मोर करके ये गलत कर दिया, ये चीज नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। स्लोज डाउन मोर यानी कि ज्यादा स्लो हो जाता है, ऐसा ये बोल रहे हैं। एंड रिफ्रैक्ट्स लेस, रिफ्रैक्ट लेस तो सही है, बट ये स्लो डाउन मोर जो बोला गया है, स्लो डाउन मोर होने का मतलब क्या हुआ कि ज्यादा उसकी स्पीड जो है वो कम हो रही है। स्लो डाउन मोर एंड रिफ्रैक्ट्स मोर, स्लोज डाउन लेस एंड रिफ्रैक्ट लेस। देखो कुल मिला के मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं स्पीड की बात करूं, विवग्योर में स्पीड की अगर मैं बात करूं, तो आपको बस ये चेक करना है कि किसकी स्पीड ज़्यादा होती है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये किसकी स्पीड ज़्यादा होती है? तो बच्चे वेवलेंथ से स्पीड जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी स्पीड ज़्यादा। लैम्डा जो है वो रेड कलर की ज़्यादा होती है, यानी कि स्पीड जो है वो भी रेड कलर की ज़्यादा होनी चाहिए, यानी स्लो डाउन लेस होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? स्लो डाउन लेस होना चाहिए एंड रिफ्रैक्ट भी लेस होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर डी होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? ये जो स्लो डाउन और फिर लेस, दो निगेटिव शब्द हैं, ध्यान रखिएगा। स्लो डाउन लेस, दो निगेटिव मिलकर के एक पॉजिटिव बना देगा, दैट मीन्स कि उसकी स्पीड फास्ट है। ऐसी स्टेटमेंट जनरली बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, मतलब आता आता क्वेश्चन का आंसर गलत लगा करके चले आते हैं। स्लो भी कर रहे हैं फिर डाउन भी कर रहे हैं, मतलब स्लो डाउन कहीं ना कहीं एक ही बात को बता रहा है। स्लो डाउन यानी स्लो डाउन तो हुआ बट लेस स्लो डाउन हुआ। क्या मतलब हुआ इसका? यानी वो तेज रह गया, दैट मीन्स की स्पीड उसकी ज्यादा रह गई। वही होना भी चाहिए। ठीक, चलो तो थोड़ा सा ऐसे सवालों को ध्यान से देखिएगा। व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर व्यूड थ्रू द राइजिंग हीट ऑफ कैम्फर दे अपीयर टू शिमर, द ऑप्टिकल फेनोमेनन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट इज। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जब कैम्फर वगैरह या कोई भी कहीं पे भी आप फ्लेम जल रही होती है आग की, तो आप जब उस पे से पीछे की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हो तो वो ऐसे आपको वाइब्रेट करते हुए नजर आती है। गर्मियों के टाइम पे आप देख लीजिए, काफ़ी दूर जब आप एटमॉस्फेयर में देखते हैं तो लगता है कि पीछे की सीनरीज जो होती हैं, पीछे की जो सीन्स होती हैं वो वाइब्रेट कर रही हैं। सवाल पूछ रहा है वाई, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो कह रहा है कि रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सब बेकार की बातें हैं। केवल एक ही बात सही है, वो क्या है? रिफ्रैक्शन। क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं वेरिएशन इन डेंसिटी हो रही होती है मीडियम की, जिसकी वजह से लाइट जो होती है वो रिफ्रैक्ट होती है, तो अलग अलग एंगल मुड़ती है और हमको पोजीशन भी फिर अलग अलग देखने को मिल रही होती है। सही है बच्चे? पोजीशन भी फिर अलग अलग देखने को मिल रही होती है। अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस इज लेंस विद अ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। अच्छा ओके, तो काम की बात लिख लेते हैं। फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस बोले तो प्लस 12 सेंटीमीटर, हैज एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी कि यू लिखा है -20 सेंटीमीटर, लिखा है इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ब्लर्ड इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 23 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। मतलब एक इमेज है जो यहाँ पे उन्होंने देखा है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि वो ब्लर इमेज बनी हुई है, कहीं पे लिखा है ये, ठीक है, यस यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, अगर ये ब्लर्ड इमेज बनी है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो स्क्रीन रखी है वो सही जगह नहीं रखी है। जहाँ पे वास्तव में इमेज बन रही है बच्चे, वहाँ स्क्रीन नहीं रखी हुई है, इसलिए आधी अधूरी इमेज जो है वो बन रही है। अब उसके बाद इन्होंने कहा है कि इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ क्लियर इमेज द स्क्रीन हैज टू मूव्ड। क्लियर इमेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखो ना, बात सीधी सी है। ये कुछ इस तरीके की सिनेरियो है, ठीक है, तो इसकी इमेज की एग्जैक्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए? तो आपको पता है 1/v माइनस 1/u बराबर होना चाहिए 1/f के, तो 1/v माइनस ऑफ -20 बराबर होना चाहिए 1/+12 के। यहाँ से अगर हम 1/v निकालें तो 1/v जो आएगा 1/12 माइनस 1/20 आएगा, 1/12 माइनस 1/20 आएगा। सही है बच्चे? जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो 12 और 20 का एलसीएम कर लेते हैं, काम करते हैं 12 इंटू 20 कर लेते हैं 20 सॉरी, और उसके बाद 20 को यहाँ फेंक के 12 को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, रिवर्स भी कर लेंगे, तो यह आ जाएगा 12/20 डिवाइड बाई 8। मैं सही बोल रहा हूँ? यस। अब इसको हम लोग 4 से काटा पीटी कर सकते हैं,
तो अगर 4 से काटा पीटी करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 4 को 2 और 4 5 और 2 ने 6 बार मारा इसको, 6 पंजे 30 हो जाता है, तो ये आ जाएगा +30 सेंटीमीटर। यानी इमेज जो बन रही है ना बच्चे वो +30 सेंटीमीटर पे बन रही है, सही है। रियल में इमेज जो बन रही है वो यहाँ से +30 सेंटीमीटर पे यहाँ पे कहीं पे बननी चाहिए, 30 सेंटीमीटर पे इमेज रियलिटी में बननी चाहिए, यहीं पे स्क्रीन भी रखी होनी चाहिए। बट इन्होंने रखा कहाँ, 23 सेंटीमीटर पे रखा है, 23 सेंटीमीटर पे रखा है इन्होंने स्क्रीन, यानी इसके और पहले स्क्रीन यहाँ पे कहीं पे इन्होंने स्क्रीन डाल रखा है। तो भाई इन्होंने तो गलत करी है, आप सोच के देखिए, इन्होंने तो गलत करी है। यानी अपने को स्क्रीन को किधर मूव कराना पड़ेगा, टुवर्ड्स द लेंस, ना बच्चा पीछे मूव कराना है, अवे फ्रॉम द लेंस। यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बट थोड़ा और देख लेते हैं, पोजीशन ऑफ द वेरी एंड द टुवर्ड्स नहीं, कोई वैल्यू नहीं दिया है, तो इसलिए केवल और केवल बी ऑप्शन ही सही होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलिए। आसान है। ब्लर बनने का मतलब है कि इमेज अपने सही जगह पे नहीं बनी है, तो आप सही जगह की तलाश करिए और उस सही जगह पे ले जाकर के इमेज को स्क्रीन को चिपका दीजिए। सही है बच्चे। देखो अभी मैं थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, वजह सीधी सी है क्योंकि हमें पूरा पेपर सॉल्व करना है। 2 घंटा है तो मैं चाह रहा हूं कि 2 घंटे से पहले ही सॉल्व होकर के काम खत्म हो जाए, क्योंकि अगर आप जो है मतलब इसको 3-3 4-4 घंटे लगाओगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं मतलब इतना सारा टाइम लगेगा कि इसमें किल हो रहा है। तो मैं चाह रहा हूं कि सारी बातें भी हो जाए और कम टाइम में भी हो जाए, इसलिए क्लास की स्पीड थोड़ी सी फास्ट रखी गई है। ठीक है, आपको अगर स्पीड ज़्यादा लगे तो आप जो है वो आपको सीधी सी बात है यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, स्पीड को कम कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पहला वाला क्वेश्चन कि असर्शन में बोला जा रहा है कि शोल्डर्स अवॉइड फायरिंग एट अ टारगेट इन अ फॉगी वेदर कंडीशन। बात तो एकदम 100% सही है, ठीक है ना। फॉगी कंडीशंस में, फॉगी डे कंडीशंस के अंदर शोल्डर्स जो होते हैं वो फायरिंग बंद कर देते हैं। ठीक है, असर्शन इज करेक्ट, नो प्रॉब्लम। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो हमारे पास बी ऐसे ही कट गया क्योंकि इसमें असर्शन को फॉल्स बोला गया है। इन फॉगी वेदर लाइट गेट्स स्कैटर्ड बाय द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स रिड्यूसिंग विजिबिलिटी। एकदम से सही बात है, यानी ये रीजन सही भी है और सच तो ये है कि इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि ड्यू टू स्कैटरिंग ही कहीं ना कहीं विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो फायरिंग स्टॉप कर देते हैं। तो रीजन फॉल्स बोल करके भाई ने ए ऑप्शन भी गलत कर डाला है और यहाँ पे ठीक है बी ऐसे ही गलत हो गया है। ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यस, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो इसका सही जवाब जाने वाला है। ठीक है बच्चे, चले आगे बढ़े। मतलब आपने देखा अभी तक के पूरे क्वेश्चन पेपर में, मैं क्वेश्चन नंबर 1 का ये हमारे पास दिख रहा है कि 11th हम क्वेश्चन कर रहे हैं, सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन है जो प्योर न्यूमेरिकल था, जो इसके पहले लेंस वाला हमने सॉल्व करके देखा। बाकी कंप्लीटली आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हद तो तब हो जाती है भाई मेरे, जब आप आगे के बड़े वाले क्वेश्चन सेक्शन बी के देखोगे और उसमें भी आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, आप इस तरह के क्वेश्चंस अगर केवल मतलब जैसे अलग अलग जगह से पीडीएफ ढूंढ लिया, अलग अलग जगह से बुक ढूंढ लिया, केवल ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही कर लिया, तो गलत हो सकता है। आपके एग्जाम में फिर कम कर पाओगे, सारे क्वेश्चन पेपर नहीं कर पाओगे सॉल्व। क्यों? क्योंकि वो जो चीज़ें हैं ना वो न्यूमेरिकल से बन के आती हैं। तो मेरा सजेशन बस इतना सा ही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लीजिए किसी भी चैप्टर के, देन आफ्टर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, आपसे देखिए क्वेश्चन बनेंगे। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहीं पे कोई ऐसा नहीं कि बाहर से टपकते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का मेरा कहने का मतलब लोगों का ये है कि बेसिकली इसमें आपको कैलकुलेशन में हम बहुत ज़्यादा नहीं उलझाने वाले, बट हाँ वो सारे रिजल्ट्स तो आते हैं वहीं से, यानी न्यूमेरिकल से। इसलिए न्यूमेरिकल्स की अच्छी खासी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्त, देखिए two sound waves x and y have the same amplitude, ठीक है, and the same wave pattern but their frequencies are 60 and 120 respectively, then ये तो बड़ा पॉपुलर सा क्वेश्चन है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा थ्रिलर साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो इन्होंने x के बारे में बोला है कि ये थ्रिलर है, गलत हो जाएगा। x विल बी ग्रेव नो प्रॉब्लम, y विल बी थ्रिलर। यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वहाँ पे थ्रिलर साउंड निकल करके आती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है वो ग्रेव साउंड निकल करके आती है। आप सारे प्यारे बच्चे इस बात को जानते हैं। चलो भाई नेक्स्ट सवाल देखिए, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन कायदे से देखा जाए तो जिसने किया होगा इसको ओरली कर देगा, और ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपका ओरल ही करना, ये कैलकुलेशन आपसे करा ही नहीं रहे। चेक करिए, इन द सर्किट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द करेंट्स फ्लोइंग थ्रू 2, 3, 5 ओम रजिस्टर। 2, 3 और 5 ओम के जो रेजिस्टेंसेस हैं
ये कह रहे हैं कि इनमें करंट जो फ्लो कर रही है उनके बीच में रिलेशन निकाल करके दिखाइए। ऑप्शन क्या है भाई मेरा, करंट थ्रू 2 ओम ग्रेटर देन करंट थ्रू 2 ओम कहाँ, ये है 3 ओम ये है। क्यों भाई, हम तो सारे बच्चे लोग पढ़ करके रखे हैं कि ये दोनों सीरीज में है और सीरीज में दोनों में सेम करंट जाती है, सीरीज में दोनों में क्या जाती है, सेम करंट जाती है। ये कैसे गलत हो जाएगा, करंट थ्रू 5 ओम इज ग्रेट लेस देन करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस। देखो एक प्रॉब्लम है, मेन करंट बच्चे यहां से जाएगी और 3 और 2 5 ओम का कायदे से देखो तो ये भी है 5 ओम, तो ये करंट यहां जाकर के दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक आगे की तरफ जाएगी और दूसरी करंट नीचे की तरफ आएगी। ठीक, दूसरी करंट नीचे क्या आएगी, मगर इस वाले करंट के रास्ते में कितना रेजिस्टेंस आया 5 ओम, इस वाले के रास्ते में कितना आया 5 ओम। तो ये है कॉमन सेंस की बात कि ये दोनों करंट होनी चाहिए सेम। वैसे भी मैं आपको करंट डिवीजन रूल बता चुका हूं, वोल्टेज डिवीजन रूल बता चुका हूं, तो ये सब तो बहुत छोटी बातें हैं। तो दोनों में करंट सेम होना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन में छोटा बड़ा लिख रहा है, बड़े करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस, यस नो डाउट ये सही है, ये भी गलत है। तो केवल थर्ड ऑप्शन इसमें सही है। 2 ओम में वही करंट जा रही है जो 5 ओम में जा रही है, क्योंकि वास्तव में ये 2 में थोड़े जा रही है, 3 और 2 5 में जा रही है। तो 5 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ है, 5 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ है, दोनों में करंट की वैल्यू क्या जा रही है, सेम। चलो आगे बढ़ते हैं। According to the old convention, the color of earth wire is of course green, और मॉडर्न जो हमारे पास कन्वेंशन होता है उसमें येलो इस्तेमाल किया जाता है ग्रीन, सॉरी वो अर्थिंग के लिए। अर्थ वायर जो होता है यानी अर्थिंग के लिए जो वायर हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें ओल्ड कन्वेंशन ये है कि ग्रीन कलर का वायर इस्तेमाल किया जाता था, प्रेजेंट टाइम में येलो कलर का जो है वो कन्वेंशन लिया जाता है। ठीक है, चले आगे बढ़ लेते हैं। फॉर एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर, आइडियल की बात कर रहा है, मतलब जिसमें कोई पावर लॉस होता ही नहीं है ना। वोल्टेज प्राइमरी और स्टेप अप हो रहा है मतलब सेकेंडरी का ज़्यादा होना चाहिए, तो इन्होंने वोल्टेज प्राइमरी सेकेंडरी ग्रेटर देन 1 कर दिया ना बाबा, ये लेस देन 1 होता है। ठीक है, करंट प्राइमरी करंट सेकेंडरी इज लेस देन 1, प्राइमरी की करंट ज़्यादा होती है बच्चे, तो ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए था, उल्टा हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इक्वल टू नंबर ऑफ सेकेंडरी ना, ये सही है। इनपुट पावर बराबर क्या होना चाहिए, आउटपुट पावर, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स तो अगर सेम कर दोगे तो फिर वो ट्रांसफार्मर का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में, उसी में तो झोल होता है। इनपुट का देखो, जो हमारे पास V ऑफ प्राइमरी डिवाइड बाई V ऑफ सेकेंडरी होता है, ये बराबर होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। ठीक है, और यही बराबर होता है करंट इन सेकेंडरी डिवाइड बाई करंट इन प्राइमरी। बट एक बात वो भी, ये भी ध्यान रखना है कि Vp और Ip यानी कि वो पावर हो गई इनपुट में, और Vs और Is ये पावर हो गई किसमें, आउटपुट में। ये दोनों सेम होता है इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर, इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। रही बात स्टेप अप में, तो स्टेप अप में सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा होता है, उससे आप बाकी सबका अंदाजा लगा सकते हैं। केवल और केवल कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, डी ऑप्शन इसका सही जा रहा है। ठीक है, देखिए अगला सवाल क्या पूछ रहा है, हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज द, हीट कैपेसिटी क्या होता है बच्चा, हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट कैपेसिटी क्या होता है जल्दी बताओ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का प्रोडक्ट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अगर आप C से रिप्रेजेंट करेंगे तो M इंटू सी बराबर C डैश, ये C डैश जो है वो हीट कैपेसिटी होता है। ठीक है, एनर्जी नीडेड टू मेल्ट अ बॉडी, एनर्जी नीडेड टू मेल्ट अ बॉडी विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर, तो ये तो लेटेंट हीट होता है, इन्होंने हीट कैपेसिटी बोला है। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो निकलेगा नहीं। एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस, यस ये सही है, क्योंकि Q बराबर होता है बच्चा MC डेल्टा T। Q बराबर क्या होता है, MC डेल्टा T। तो अगर हम सोचें तो MC का प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा Q बाई डेल्टा T, और यही है हीट कैपेसिटी जो कि Q बाई डेल्टा T के बराबर है, यानी हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस, Q बाई डेल्टा T। इसलिए एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाई 1 डिग्री सेल्सियस, ये ऑप्शन हमारा सही जाने वाला है, क्योंकि हीट कैपेसिटी M इंटू सी होती है, वही बराबर होती है Q डिवाइड बाई डेल्टा T के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट अ गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट एनी राइज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड, ऑफ कोर्स लेटेंट हीट, बट कौन सी वाली,
मेल्ट करने वाली। तो मेल्ट करने का मतलब फ्यूज करना कि फ्रीज करना? आंसर है फ्यूज करना। बात समझ आ रही है? तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहां दिया हुआ है? सी ऑप्शन। स्पेसिफिक हीट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। स्पेसिफिक हीट में टेम्परेचर बदलना चाहिए, दोनों कट जाएंगे। अब वहां पे फ्यूजन और फ्रीजिंग में डिफरेंस है, तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है, क्या होगा? फ्यूजन। क्या होगा? फ्यूजन। ठीक है, क्योंकि यहां पे मेल्टिंग हो रही है। सही है दोस्त? चलो नेक्स्ट। अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ 146 न्यूट्रॉन एंड 95 प्रोटॉन्स। ठीक है, इट डिकेज आफ्टर इमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल होता है भाई साहब 2He4। अल्फा पार्टिकल होता है 2He4। हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लेफ्ट इन द न्यूक्लियस आफ्टर एन अल्फा इमिशन? अगर हमारे पास अल्फा का इमिशन हो गया तो देखो बच्चे, ये नीचे वाला नंबर प्रोटॉन का नंबर होता है, ऊपर वाला नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है ना? तो अगर अल्फा पार्टिकल निकला तो इसका मतलब 2 प्रोटॉन निकल गए। प्रोटॉन थे कितने? 95। तो 2 प्रोटॉन निकाल करके बचेंगे कितने? 93। तो 95 वाले ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, 93 वाले ये बच गए 2। अब न्यूट्रॉन की बारी है, तो ये बताओ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर के पहले कितने थे? A nucleus of atom consists of 146 न्यूट्रॉन, सॉरी 146 उसमें न्यूट्रॉन थे। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के 4 है, मगर 2 प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन कितना है बच्चा? 2 है। तो 146 में से 2 न्यूट्रॉन निकाल दो, 146 में से 2 न्यूट्रॉन निकाल दो, कितना बच जाएगा? 144। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। इसलिए सी ऑप्शन इसका सही होगा। बात समझ में आ रही है? आपको देखो पूरी कैलकुलेशन करनी नहीं है, पूरी रिएक्शन लिखनी ही नहीं है, सिर्फ कॉमन अंडरस्टैंडिंग अल्फा पार्टिकल होता क्या है। बट अगर तुम केवल इतना पढ़ करके अगर स्टार्टिंग से ही सोचो कि हम ऐसी चीज़ों पे कमांड कर लें, तो ये संभव नहीं है। एज ए स्टूडेंट आपको पूरी बात, मतलब बड़े कॉम्प्लिकेटेड सवालों को पहले से सॉल्व करके रखना पड़ेगा, जैसे जिसकी वजह से ये वाले क्वेश्चन आप बहुत जल्दी निकाल पाओगे। क्योंकि हम जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हम पूरी रिएक्शन लिख रहे होते हैं, इससे बहुत गंदे 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 का मतलब कॉम्प्लिकेटेड सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं, और उसके बाद जो है वो आंसर निकाल रहे होते हैं। तो ये सब तो ऐसे हवा लगेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल में क्या किससे मिलकर के बना होता है, इतनी सी नॉलेज काफी है। आओ चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ब्रैकेट। ठीक है, क्या गायब हो गया? क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड लीवर विल ऑलवेज हैव मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1। तो ये तो फैक्ट है बेटा, ये तो क्लास सेकेंड होगा, है कि नहीं? कैसे कैसे? क्योंकि अब क्योंकि बताएं कि तुम समझ चुके हो, बताओ। पढ़ा चुका हूं, बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं, है ना? एफर्ट आर्म डिवाइड बाई लोड आर्म इज मैकेनिकल एडवांटेज, जिसमें एफर्ट बहुत दूर होगा, किससे? फलक्रम से, और लोड आर्म उससे पहले आनी चाहिए। मतलब फलक्रम एक किनारे होना चाहिए, लोड बीच में होना चाहिए, और एफर्ट सबसे दूसरे एंड पे होना चाहिए। तो ऐसा केवल और केवल क्लास सेकेंड लीवर में होता है, क्योंकि क्लास 2 लीवर जो होता है उसमें लोड बीच में आता है, फलक्रम एक साइड और एफर्ट दूसरे कॉर्नर पे होता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। A boy uses a GPS device to locate his missing friend, अरे वाह, in a crowded area. The system primarily uses ultraviolet waves, microwaves to track the location. लोकेशन ट्रैक करने के लिए हम लोग कौन सी वेव का इस्तेमाल करेंगे? ऑफ कोर्स माइक्रोवेव का इस्तेमाल करेंगे। शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन माइक्रोवेव्स के थ्रू जो है वो बड़े आसानी से हो जाती हैं। जैसे आपके रिमोट जो होते हैं टेलीविजन वगैरह वाले, उसमें भी माइक्रोवेव इस्तेमाल करे जाती हैं। लॉन्ग वेवलेंथ होती है, आसानी से दूर तक ये चली जाती है बिना किसी चीज़ से एब्जॉर्ब हुए, और डेविएशन भी बहुत कम होता है, क्योंकि जिसकी वेवलेंथ जितना ज़्यादा होती है उसके साथ इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो यूवी तो भाई मेरे हाई फ्रिक्वेंसी वेव होती है, और वेवलेंथ ऑब्वियस सी बात है कि इसकी जो होगी वो कम होगी, है ना? माइक्रोवेव, इन दो दिए हुए ऑप्शंस में से क्या होगा? माइक्रोवेव। कायदे से देखा जाए तो रेडियो वेव और बेहतर ऑप्शन हो सकता था, बट रेडियो वेव जब है ही नहीं ऑप्शन में, तो माइक्रोवेव। और शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए वैसे भी माइक्रोवेव ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि रेडियो वेव का जो सेटअप होता है वो काफ़ी कॉस्टली होगा देन कंपेयर टू क्या? माइक्रोवेव्स, है ना? मोबाइल सिस्टम वगैरह में रेडियो वेव्स इस्तेमाल होती हैं। क्लियर? चलो, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज, ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब कि फार्मूला होता है हमारे पास Q बराबर mc डेल्टा T।
तो C हमारे पास होएगा Q बाई एम डेल्टा टी। तो इसी की यूनिट निकालनी है। Q का मतलब एनर्जी। ऑप्शन मेरे को दिख रहा है केजी मीटर ऊटर का इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब ये जो एनर्जी है इसको आप लिखिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एनर्जी हो गई। मास केजी में ही दिया हुआ है और डेल्टा टी मतलब डिग्री सेल्सियस या केल्विन। तो केजी से केजी कट जाएगा, मतलब ऐसा ऑप्शन जिसमें केजी दिखाई ना दे, केवल एक ही है, वो कौन सा है? सेकेंड वाला। इसलिए सेकेंड ऑप्शन होगा, ये केजी स्क्वायर वाला नहीं होगा। सही है। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल पाओगे। पूरा रटने की जरूरत नहीं है, ऐसी गंदी चीज़ों को रटने की वैसे भी प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है वो नहीं रट सकते इतनी सारी चीज़ों को। तो कुछ बातें जो प्योर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं आपको निकालने आना चाहिए। जैसे मेरे को भी ये आंसर नहीं आता था डायरेक्टली, और कोई ज़रूरी थोड़ी कि बार बार ऑप्शन इसी फॉर्मेट में आए, भाई अलग फॉर्मेट में भी आ सकता है ऑप्शन, तो आपको ये कैलकुलेशन करने आनी चाहिए। ठीक है, चलो अगला सवाल। कंप्लीट द फॉलोइंग बाई चूजिंग द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ब्रैकेट। लिखा है द थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग इज, थ्रेशोल्ड का मतलब लिमिट, कहाँ के बाद से हम सुन नहीं सकते। 20 हर्ट्ज, तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तो नॉर्मल ह्यूमन बींग के लिए जो है वो हियरिंग रेंज होती है फ्रीक्वेंसी। 0 dB जो होती है, ऑफकोर्स यहाँ पे 0 dB की जो हमारी इंटेंसिटी होगी वो साउंड हम सुन नहीं सकते, वो थ्रेशोल्ड होगा, क्योंकि उसके पहले ही सुन पाते हैं, उसके बाद में नहीं सुन सकते। 2 कॉपर वायर्स कैन हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटी। अच्छा, इफ दे हैव डिफरेंट लेंथ, लेंथ पे तो रेजिस्टिविटी वैसे भी डिपेंड नहीं करती, तो ये कट जाएगा। टेम्परेचर, क्योंकि रेजिस्टिविटी दो बातों पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल, तो इसलिए टेम्परेचर इसका सही जवाब होगा। लेंथ पे क्या डिपेंड करता है बच्चा? रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी केवल दो बातों पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। द रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द सन इज, सन में चीजें जुड़ती हैं, टूटना अलाउड नहीं है, जुड़ना अलाउड होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन, ये तो बड़ा कॉमन सी बात है, जितने भी स्टार्स होते हैं, हाइड्रोजन बम होता है ना, सन के अंदर भी इवन कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन होती है। फ्यूज करना मतलब आपस में फ्यूज करना, समा जाना, जुड़ जाना, जो भी कह लो, है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन। चलो आगे बात करते हैं। मैच द मोमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट इन द कॉलम ए टू द क्लास ऑफ लिवर इन द कॉलम बी। नोडिंग हेड, लिफ्टिंग बॉडी वेट ऑन योर टोज एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ये तो मतलब मैंने आपको बेसिकली अभी रिसेंटली ये पढ़ाया भी था, अलग से ये बताया भी था। ठीक है, तो अगर हम लोग नोडिंग हेड की बात करें तो बेटा ये पूरा लोड तो बाहर है, एक एंड पे बैठा हुआ है ना, और यहाँ पे देखा जाए तो जो पीछे वाली जो मसल्स होती हैं वहाँ से आप पूरा कंट्रोलिंग करते हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वहाँ से आप फोर्स लगा रहे हो, और फिर जो सेक्शन जो ये आगे की तरफ होता है कहीं इस जगह पे, वहाँ से रोटेशन हो रहा होगा। तो फल्क्रम जो है वो कहीं ना कहीं बीच में आता है, और फल्क्रम बीच में आने का मतलब हुआ कि दिस इज द क्लास 1 लीवर, यानी नोडिंग हेड जो होता है वो क्लास 1 लीवर से कनेक्ट होगा। एंड लिफ्टिंग बॉडी वेट ऑन योर टूज, अगर टूज पे हम लोग बॉडी वेट को लिफ्ट करने की कोशिश अगर करेंगे तो देखो टूज पे बॉडी वेट को लिफ्ट करने का मतलब फल्क्रम तो टूज पे चला गया, है ना, फल्क्रम जो है वो बच्चे कहाँ पे चला गया? टूज पे चला गया। फोर्स अगेन आप कहाँ से लगा रहे हो? पीछे का जो सिस्टम है, जो हमारे लेग्स का पीछे का जो सिस्टम, मतलब बोन्स और जितनी भी नर्व्स हैं उनसे, और सारा का सारा लोड जो होता है वो कहीं ना कहीं मतलब जो बीच वाले सेक्शन पे आ रहा है। तो लोड अगेन इन द सेंटर पार्ट, दैट मीन्स कि हमारे पास ये जाने वाला है क्लास 2 लीवर में। क्लास 2 लीवर कहाँ है? यस, तो क्लास 2 लीवर जो है वो यहाँ पे आ रहा है। तो ये हो जाएगा इसका कनेक्शन। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं, मैच कर लिया हमने। नेम द वेव यूज फॉर इको डेप्थ सराउंडिंग। इको डेप्थ सराउंडिंग में देखो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो इस्तेमाल होती है। कौन सी वाली? अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव इस्तेमाल होती है। गिव वन रीजन व्हाई द वेव्स मेंशन इन ए इज यूज्ड फॉर अबव पर्पस। वजह सेम है, क्योंकि इनका मीडियम में एब्जॉर्प्शन कम होगा, इनका डेविएशन कम होता है, क्योंकि इनके पास जो है वो इस तरह की वेवलेंथ की क्राइटेरिया होल्ड करती है। इस वजह से हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? रेफर टू द डायग्राम गिवन बिलो। A lens is made up of the two materials of the different refractive indices mu1 and mu2। इस डायग्राम में शायद आपको कम
दिख रहा होगा, बट ये देख पा रहे होंगे कि ऊपर वाले हिस्से में μ1 है, नीचे वाले हिस्से में μ2 है। इफ द रेज आर कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब दूर से, तो दूर का मतलब है कि लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं, देन हाउ मेनी इमेजेस विल बी शीन। ऑफ कोर्स इस वाले हिस्से का फोकस अलग होगा क्योंकि म्यू अलग है, इस वाले हिस्से का फोकस अलग होगा क्योंकि म्यू अलग है। म्यू से फोकल लेंथ डिसाइड होती है किसी भी लेंस की। तो जब दो फोकस होंगे तो ऑफ कोर्स जो ये रेज हैं वो दो अलग अलग जगह पे मीट करेंगी, यानी कि यहाँ पे 2 इमेजेस नजर आ रही होंगी क्योंकि यहाँ पे फोकस 2 है। आप एक चीज देख पा रहे हो भाई साहब, 1 2 3 और 3.5 लाइन में क्वेश्चन लिखा हुआ है और आंसर 2 शब्द में लिखा हुआ है। मैं यही बता रहा हूं कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर को पढ़ने का, आप पढ़ने के लिए पेशेंस रखिए, आंसर तो भाई बहुत जल्दी निकलता है। और देखो, और देखते ही जाओ बस तुम। ये देखो, अ ग्लास लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, यानी हमेशा ही वर्चुअल इमेज देगा, इरेक्ट सीधी देगा और डिमिनिश्ड भी देगा। इतना पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई साहब ये वाला लेंस तो केवल और केवल एक ही होता है, जिसका नाम क्या है, कॉनकेव लेंस। पूछ क्या रहा है, आइडेंटिफाई द लेंस। लो भैया, खत्म। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस जो है वो इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, कॉनकेव लेंस, क्योंकि कॉनकेव लेंस ही ऐसा होता है जो ये हरकत कर सकता है। लाइट रेज जो इस पे आएंगी, लाइट रेज जो इस पे आएंगी, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। तो लाइट रेज, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप लेंगे, लाइट रेज पैरेलल जाएंगी, कुछ ऐसे हो जाएंगी, कुछ इस तरीके से, है ना। तो इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसको पीछे की तरफ, तो यहाँ पे जाकर के इमेज बन रही है। अब ये इमेज हमेशा छोटी बन रही है, इरेक्ट बन रही है और वर्चुअल भी बन रही है, क्योंकि रियल बनती तो आगे बनती, पीछे बन रही है तो वर्चुअल ही होगी। लेंस के केस में, लेंस के केस में पीछे बनने वाली इमेज हमेशा वर्चुअल ही होगी, तो ये कॉनकेव लेंस होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। द इमेज क्या बोल रहा है इसमें, गिवन बिलो डिस्प्लेस किलोवाट आवर मीटर रीडिंग्स रिकॉर्डेड एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इन टाइम। मतलब कि ये हमारे पास बिजली वाला मीटर है जो अलग अलग समय पे 2 रीडिंग दे रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये दोनों रीडिंग मैं लिखना चाहूंगा। पहला रीडिंग लिखा है 01567 किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, ठीक है ना, किलोवाट आवर। दूसरे वाले में, मतलब पहले वाले में 00856 किलोवाट आवर। तो ये 2 रीडिंग है जो लिखा हुआ है। एज्यूमिंग अ कंटिन्यूसली रनिंग 2000 watt air conditioners as the sole electrical device in use, calculate the time interval in hours between these 2 meter reading। मतलब ये कह रहा है कि अगर 2000 वाट की एसी अगर चलाने से ये घटना घटी है, यानी मीटर की रीडिंग में इतना इजाफा हुआ है, तो बताइए कि एसी कितनी देर तक चली थी। आप देखिए एकदम बिल्कुल, मतलब प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना। बट जिस बच्चे ने भी न्यूमेरिकल्स की ठीक ठाक प्रैक्टिस करी होगी वो इसको सीन कर पाएगा कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि ऐसे सवाल तो बहुत हम बना सकते हैं अपने डेली टू डेली लाइफ से। बट हम जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं ना तो अपना दिमाग खुल चुका होता है, हमें पता हो चुका होता है कि अच्छा इस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ इस्तेमाल हो रही है। तो ये कितना आसान है। टोटल देखो, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर जो होती है वो एनर्जी की यूनिट होती है। तो यहां पे कहीं ना कहीं इतना एनर्जी का कंजम्पशन हुआ है और ये पावर दे रखा है। तो प्यारे बच्चे, हम लोग जानते हैं कि एनर्जी जो होती है वो पावर और टाइम के प्रोडक्ट से लिखी जाती है। तो एनर्जी कितना कंज्यूम हुई, ऑब्वियस सी बात है, इसका सब्ट्रैक्शन 7 में से 6 गया 1, 6 में से 5 गया 1 और 8 7 15, 711 किलोवाट। तो एनर्जी आ जाएगी 711 किलोवाट। अब किलो तकलीफ दे रहा है क्योंकि यहां वाट लिखा है ना, ये वाट लिखा है, तो इसका मतलब इसको भी आप वाट में बदल दो, तो ये बन जाएगा वाट आर, वाट आर। और पावर दे रखा है कितना, 2000 वाट। और टाइम का पता है नहीं, तो यहां पे टाइम लिख लो। अब देखो, ये वाट से वाट कट जाएगा और 3 जीरो से ये 3 निपट गए, तो टी की वैल्यू आ गई बच्चा 711 डिवाइड बाई 2 घंटे, इतना। अब आप इसको चाहो डेसिमल में निकाल लो, 2 3 5 5 5.5 आर, दिस इज द आंसर। इतना घंटा जो है वो रन किया गया होगा, 355.5 आवर इज द आंसर। ठीक है, यूनिट जब भी आपको तकलीफ दे तो आप क्या करिए, फार्मूले में यूनिट रख करके ही सवालों को सॉल्व करिए, कभी गलत होने का चांस ही नहीं होगा। सही है बच्चा,
ये बढ़िया टेक्निक मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। यस, ये डायग्राम आपको आई होप कि विजिबल होगा। लिखा है कि ABCD इज अ रेगुलर पेंटागन विद इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट O। ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, रेगुलर पेंटागन दे रखा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे दे रखा गया है। ठीक, आगे इसने क्या बोला है, व्हाट विल बी द मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन WXYZ और 0O। ये देखो, ये W है, ये X है, ये Y है, ये Z है, और ये तो भाई मेरा O है। ठीक है, ऑफ द न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब नए सेंटर ऑफ ग्रेविटी की क्या प्रोबेबल पोजीशन होगी, कब भाई, करना क्या है। इफ अ पीस ऑफ क्ले इज अटैच्ड एट पॉइंट ए। ये कह रहे हैं कि एक रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन मतलब आप समझ सकते हैं कि उसका जो सेंटर है वो बिल्कुल बीच में है, और वो चारों साइड्स जो है वो पांचों साइड्स उसकी बराबर हैं। ठीक है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी हर जगह बराबर रहा होगा, रेगुलर पेंटागन था। अब ये कह रहे हैं कि रेगुलर पेंटागन ऐसे है, और एक जो क्ले है वो एक टुकड़ा क्ले का जिसका कुछ अपना मास रहा होगा, उसको ए पॉइंट पे अटैच कर दिया, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कहां पे चली जाएगी, ये पोजीशन। देखो भाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा हैवियर मास के पास होता है, फंडा बस इतना सा है। तो पहले क्या है कि ये ओ पॉइंट पे बैलेंस रहा होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओ पे थी। अब अगर आप ए पॉइंट पे क्ले रख दोगे तो ऑफकोर्स उसके तरफ लाना पड़ेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, यानी ये जो हमारा एक्स वाला पॉइंट है ये आंसर होना चाहिए। तो ये जो पहला पार्ट है बच्चे, ये जो पहला पार्ट है इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स। अब देख पा रहे हो कितना बड़ा सा सवाल है, और भाई साहब एक लेटर लिख करके और आंसर बता करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो ये है हमारे क्वेश्चन पेपर के अंदर खास बात कि हमें क्वेश्चन पेपर को पढ़ने का पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, इफ द पेंटागन इज कट अलोंग द लाइन PQ, PQ कहां है, यस ये एक लाइन है PQ, PQ के अलोंग अगर पेंटागन को कट कर दिया, मतलब इधर उधर कर दिया, दो पार्ट कर दिया, तो कह रहा है कि ऑफ द रिमेनिंग पार्ट DCBQPE। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि अगर कट कर दिया तो जो रिमेनिंग पार्ट है DCBQPED, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर शिफ्ट हो जाएगा, ऑफ कोर्स बड़े मास की तरफ। तो इधर से अगर हल्का हुआ तो उधर भागेगा, यानी यहां से इधर भागेगा तो कहां पहुंचेगा, इस Z पे पहुंचेगा, क्योंकि अगला पॉइंट तो जेडी दे रखा है। W कोने में तो थोड़ी भागेगा, सीधे भागेगा वो। ठीक है, तो इसलिए इस वाले का जो आंसर होगा वो होगा प्यारे बच्चे Z। क्या होगा, Z होगा, और यही सवाल का आंसर होगा। ठीक है, मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं कि भाई मेरे, आपको क्वेश्चन पेपर को देख के डरना नहीं है बच्चा मेरे, एकदम मत डरना। क्वेश्चन पेपर को बस तसल्ली से पढ़ना है, और वैसे भी 15 मिनट वो एडिशनल टाइम पहले से दे रखे हैं, तो बहुत जल्दी आपका पेपर जो है वो हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा है क्वेश्चन में, क्या लिखा है देखिएगा, अ सॉलिड ऑफ मास 60 ग्राम एट 100 डिग्री सेल्सियस। मैं लिख लेता हूं, ठीक है, 60 ग्राम 100 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड इन 150 ग्राम ऑफ वाटर। तो 150 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, यानी इसको उसमें रख दिया। टू द फाइनल स्टडी टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब इन दोनों को जब हमने आपस में रखा तो फाइनल टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री से, मतलब ये ठंडा हुई है, ये थोड़ी गर्म हुई है। कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड। हमें ये जो सॉलिड है इसकी हीट कैपेसिटी बतानी है। तो ये तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से लगेगा सवाल, जितना इसने हीट दिया उतने उसने उतना लिया, यानी हीट गिवन बराबर हीट टेकन, है ना। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हीट गिवन बराबर हीट टेकन। तो हीट गिवन जो है वो उसके लिए लिखेंगे हम लोग, तो m, फिर उसका जो c रहा होगा, और डेल्टा टी कितना होगा, 100 से 25 आ रहा है यानी 75 बराबर हीट टेकन, कौन ले रहा है, पानी ले रहा है, तो 150 mc, c कितना दिया है, ये 4.2 दिया है, तो मल्टीप्लाई बाई 4.2 mc, डेल्टा टी कितना होगा 20 25 5। ठीक है, ये होना चाहिए। पूछ क्या रहा है भाई मेरे से, पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी। अगेन हीट कैपेसिटी का मतलब हुआ बच्चे कि ये मास और सी का प्रोडक्ट, ये पूरा पूछ रहा है, इसको सी डैश मान सकते हो, हीट कैपेसिटी सी डैश, तो सी डैश इंटू 75, क्योंकि मास और सी का प्रोडक्ट हीट कैपेसिटी होता है, तो ये आएगा 150 इंटू 4.2 इंटू 5, तो यहां से सी डैश की वैल्यू आ जाएगी
150 इंटू 4.2 इंटू 5 डिवाइड बाई 75। इसको हम कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। इसकी यूनिट क्या आएगी बताइए, हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या आएगी? तो मास और सी का प्रोडक्ट, या यूं कह लो कि ये जो पूरा है वो जूल है और ये है कितना, पर डिग्री सेल्सियस, जूल पर डिग्री सेल्सियस। बट ये पूरा जूल में आएगा नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहां पे ये जो मास है वो ग्राम में दिया हुआ है। मास किस में दिया हुआ है, देखो ग्राम में दिया हुआ है बच्चे। तो 150 इंटू 4.2 तो जूल पर ग्राम, अच्छा ओके सही है, जूल पर ग्राम लिखा है ना तो वो कट जाएगा। पूरी यूनिट जब लिख करके करोगे, देखो यूनिट का चक्कर ना कंफ्यूज ना करे आपको, मैं रुको 1 मिनट बताता हूं आपको। यूनिट का चक्कर अगर बच्चे कंफ्यूज नहीं करे तो आप एक काम कर लीजिए, देखिए यहां देखिए ये जो 75 है, इवन सारी की सारी चीजें उनकी यूनिट लिख करके आप रखिए। 75 की यूनिट क्या आएगी बताइए? डिग्री सेल्सियस भी हो सकती है और ये केल्विन भी हो सकता है, बट यहां केल्विन में लिखा है तो मैं चाहूंगा कि इसको केल्विन में लिख दिया जाए। बराबर 150 क्या ग्राम एम, सी कितना दिया है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है, पर केल्विन। डेल्टा टी कितना आ जाएगा बोलो? 5 केल्विन। क्या आ जाएगा? 5 केल्विन। तो ऐसे यूनिट लिख करके मैंने सॉल्व किया। फायदा क्या होगा सर? फायदा ये होगा बच्चा कि ये देखो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, केजी से केजी कट जाएगा। तो हम जब सी डैश निकाल रहे होंगे तो सी डैश हमारे पास क्या बचेगा बताइए? सी डैश इंटू 75 केल्विन बराबर, देखो के से के कट चुका है, के से के जो है वो कट चुका है, ग्राम से ग्राम कट चुका है, तो ये आएगा 150 इंटू 4.2 इंटू 5 और ये बचेगा क्या? जूल। क्या बचेगा? जूल। अब आप जो है सी डैश जब निकालोगे तो ये आएगा 150 इंटू 4.2 इंटू 5 डिवाइड बाई 75 और यहां आएगा जूल और यहां आएगा पर केल्विन। तो जूल पर केल्विन, इसको सॉल्व करने पे हमारा यूनिट क्या आ रहा है? जूल पर केल्विन। तो आप जब यूनिट लिख करके प्यारे बच्चे सॉल्व करोगे तो जिस यूनिट को कटना होगा वो कट जाएगा, जिसको बचना होगा वो बच जाएगा। तो फंडा ये कहता है, ठीक है, यूनिट में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। चले भाई मेरे, नेक्स्ट। यस, बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन है। इसको देख करके तो थोड़ा सा डर टाइप का लग रहा है कि इतना बड़ा कौन पढ़ेगा, बट पढ़ना तो पड़ेगा, है ना दोस्त। देखते हैं। पढ़ना इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि सर की एक बात आपको हमेशा दिमाग में चौंकनी चाहिए, वो ये है कि क्वेश्चन चाहे जितना भी बड़ा हो, आंसर तो भाई साहब कई बार एक एक लेटर में भी आता है, एक लाइन में आ जाएगा। तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि क्वेश्चन वाले ने 6 लाइनें लिखा है, 7 लाइनें या 10 लाइनें लिखा है? पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, ओके। तो डरना नहीं है। सुनो क्या लिखा है, देखते हैं इस क्वेश्चन में कितने लाइन में आंसर आता है। द डायग्राम बिलो शोज अ कॉपर वायर wound अराउंड अ यू शेप्ड सॉफ्ट आयरन बार। इतनी देर तक तो कहानी समझा रहे हैं, वो तो दिख भी रहा है। ये देखो यू शेप्ड बार है, कॉपर का वायर लपेटा गया है, ठीक है। एन आयरन पिन इज ब्रॉट नियर द अरेंजमेंट, वो देख रहे हो सामने आयरन पिन दिख रही होगी, वो अरेंजमेंट के पास में लाई गई। फर्स्ट सोर्स पी, कहां है सोर्स पी? यस, इस जगह पे ये वाला सोर्स पी है, ये वाला सोर्स क्यू है, हमें साफ दिख रहा है ये डीसी है और ये एसी है। एंड देन सोर्स क्यू आर कनेक्टेड अक्रॉस ए बी, ईच ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली। मतलब एक बार इसको एक बार उसको सोर्स के तौर पे इस्तेमाल किया गया इस पूरे कॉइल के साथ। फंडा ये है, स्टेट ट्रू आर फॉल्स, हमें सही या गलत बताना है। क्या? सोर्स पी एज वेल एज सोर्स क्यू, यानी चाहे पी लगाओ चाहे क्यू लगाओ, when connected across AB can attract the iron pin। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? मतलब एक बार हम इस सोर्स P को यहां जोड़ें, एक बार सोर्स Q को यहां जोड़ें तो ये आयरन पिन को अट्रैक्ट करेगा। ये बात सही है या गलत है? ऑफ कोर्स ट्रू है ना बच्चे? ये 100% सही है। क्यों? जब इसमें करंट बनेगी ये मैग्नेट बनेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। चाहे AC हो चाहे DC हो, जब भी फ्लो करेगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यहां पे देखने को मिल रहा है बेसिकली, चाहे वो एसी हो चाहे वो डीसी हो, जिसकी वजह से आयरन पिन जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगी।
जस्टिफाई योर आंसर टू ए विद ए बी कैन अ सुटेबल रीजन, बता तो दिया जो था, जो अभी बोला है मैंने, आइदर वी यूज AC सोर्स और वी यूज DC सोर्स, both produce magnetic field around it, that is why the pin is attracted। चले भाई, तो मतलब आपने देखा कि कितना छोटा सा आंसर है, सवाल कितना बड़ा था और आंसर कितना छोटा है। ठीक, नेम द रेडिएशन दैट इज इमिटेड, मैं कलर बदलता हूं, तुम सवाल पढ़ो। नेम द रेडिएशन दैट इज इमिटेड ड्यूरिंग द डीके ऑफ अ न्यूक्लियस दैट हैज द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। देखो बच्चा, न्यूक्लियस से अल्फा बीटा गामा निकलता है, मगर पेनिट्रेटिंग पावर फ्रीक्वेंसी से डिसाइड होती है। जिसकी फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा उसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी उतना ज्यादा। ये वाला करामात केवल गामा रेज ही कर सकती है, इसलिए यहां पे आंसर होगा इस पहले वाले पार्ट का गामा रेज। गामा रेज, गामा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। ध्यान रखना है, गामा रेज होती है और अल्फा बीटा पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। Does the emission of the above mentioned radiation results in a change in the mass number? ना बच्चा, मास नंबर तो ना तो एटॉमिक मास नंबर ना तो एटॉमिक नंबर, कुछ भी चेंज नहीं होता, बिकॉज गामा इज फोटोन, वो सिर्फ एनर्जी है, उसके पास ना कोई मास है ना कोई चार्ज है। ठीक है, इसलिए कोई भी मास में परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। आंसर होगा नो। अरे यार, तुम देख पा रहे हो क्या हो रहा है, मतलब 2 लाइन में ये सवाल है, 2 लाइन में ये सवाल है, एक वर्ड इसमें लिखा, एक वर्ड इसमें लिखा, ये आंसर है। मतलब मानो फ्री के नंबर हैं जो तुम्हें बट रहे हैं। जरूरत है पेशेंस बना करके पूरे ईयर ईमानदारी से पढ़ाई करने की, जो क्लासेस में पढ़ाया जाता है। ठीक है बच्चे, और क्वेश्चन पेपर देख करके हमें तनिक भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आसान होता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एडवांस्ड ऑप्टिकल सेंसर्स इन एयर टू एयर मिसाइल्स यूज फाइबर ऑप्टिकल केबल, वाह वाह, टू ट्रांसमिट लाइट सिग्नल्स विद मिनिमल लॉस। ठीक है, मिसाइल सिस्टम जो होते हैं सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए उसमें ऑप्टिकल केबल का इस्तेमाल की जाती हैं, ऐसा ये आपको बता रहे हैं। दिस रिलाइज ऑन अ फिजिकल फेनोमेनन दैट कन्फाइंस लाइट विद इन द फाइबर्स, मेकिंग द सिस्टम वेरी डिपेंडेबल फॉर गाइडिंग द मिसाइल प्रिसाइजली। ठीक है, मतलब कि मिसाइल बहुत प्रिसाइजली वर्क कर पाती है, वो बिकॉज ऑफ दिस फेनोमेनन जो वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर हो रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है, नेम द ऑप्टिकल फेनोमेनन दैट अलाउज लाइट सिग्नल्स टू रिमेन कन्फाइंड विद इन द फाइबर ऑप्टिक केबल्स ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। भाई साहब, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल फाइबर केबल का प्रिंसिपल ही यही होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो वही हो रहा होगा, है ना। एक्सप्लेन द 2 मेन कंडीशंस नेसेसरी फॉर दिस फेनोमेनन टू अकर। बच्चे, 2 कंडीशन होती है, इंसिडेंट एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, लाइट रेज मस्ट बी पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो ये 2 कंडीशन होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए। अब आप देख सकते हैं, इतना 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 बड़ा सा सवाल पढ़ते पढ़ते तो मेरे गले सूखने लगे, और 3 लाइन में जवाब है। 3 लाइन क्या, 3 वर्ड्स में जवाब है। आओ आगे बढ़ते हैं। इन सब चीज़ों को करने से कॉन्फिडेंस आपका बेहतर होना चाहिए कि हाँ भाई, बड़े बड़े सवाल जरूर हैं बट इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना, चीज़ें हैं बहुत आसान। अल्टीमेटली सेक्शन ए पे हम लोगों ने सेक्शन ए को फतेह कर लिया। अब सेक्शन बी की बारी, जिसमें अगले 40 मार्क्स की कहानी। ठीक है, अभी तक जो है वो 40 मार्क्स की बात हो चुकी है, अगले 40 मार्क्स की बारी। और ध्यान रखना है कि केवल 4 सवाल करने हैं इस सेक्शन से, टोटल 6 क्वेश्चंस आपके पेपर में होते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल आपके सामने, द डायग्राम बिलो शोज अ फिश इन द टैंक एंड इट्स इमेज सीन ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इमेज दिख रही है टैंक के अंदर, है ना, कोई टैंक जो है, यानी ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज है। तो कह रहा है कि नेम द फेनोमेनन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस इमेज। बच्चा, इसका एकदम एकदम बिल्कुल प्रिसाइज आंसर है TIR। किसी भी टैंक के अंदर जब इस तरीके की घटना होती है तो बेसिकली लाइट जो होती है
वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके हमारे आंखों पे आ जाती है। कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे है, कोई ऑब्जर्वर, आ जाओ भाई, काहे परेशान कर रहे हो तुम, ये क्या बहुत आगे चला गया। यस, कोई ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पे है मान लो, ठीक है, फिश यहाँ पे थी, फिश जो है वो यहाँ पे थी। तो लाइट रेज जब डेंसर से रेयर मीडियम पे जा रही होती है, यानी यहाँ पे कोई फिश है, तो लाइट तो भाई हर तरफ जाएगी, तो पता चलता है ये लाइट यहाँ से जाकर के यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, TIR करके इधर चली आई, तो हमको ये लाइट उधर की तरफ से आती हुई नजर आ रही होती है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगर कायदे से देखा जाए तो पीछे वाली वॉल से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो इसलिए आपको सरफेस पे ये चीज़ें नजर आती हैं। 3D में डायग्राम बनेगा, बना पाना पॉसिबल नहीं है, बट आपको ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, आपको समझना चाहिए। टैंक है, तो टैंक के बीच में जो फिश है, फिश से लाइट रे जो पीछे की तरफ जा रही होगी वो TIR करके ऑब्जर्वर के पास चली गई, तो उसको लग रहा है कि लाइट दूसरे पोजीशन से आ रही है, ठीक है। बबल, सॉरी डबल बबल पढ़ रहा हूं, ओके फाइन। तो इन्होंने लिखा है अ डबल कॉन्वेक्स लेंस विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इज प्लेस्ड इनसाइड द टू लिक्विड्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 एंड μ3। तो ये जो है वो μ1 है, यहां पे भी μ1 है, मगर सराउंडिंग का मीडियम जो है यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 रखता है, और यहां पे सराउंडिंग का मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 रखता है। और साथ में लिख रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 बड़ा है μ1 से और μ1 बड़ा है μ3 से। यानी यहां पे क्या है सिनेरियो कि μ1 बड़ा है μ3 से और यहां μ2 बड़ा है μ1 से। μ2 बड़ा है किससे? μ1 से। कह रहा है कि हाउ वुड अ पैरेलल इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द लेंस इन ईच ऑफ द केसेस शोन अबव। अगर लाइट रे इस पे पैरेलल आए, तो ये लाइट रे जब पैरेलल आएगी तो ये किस तरीके से रिफ्रैक्ट होगी, ये सवाल पूछ रहा है। ये लाइट रेज इस पे पैरेलल आएगी तो किस तरीके से रिफ्रैक्ट होगी, ये सवाल पूछ रहा है मेरे से, सही है। तो बच्चे लोग बेसिकली अगर इसमें देखा जाए तो ये तो कन्वर्जिंग लेंस होगा, क्योंकि इसमें μ1 बड़ा है μ3 से, यानी लेंस ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, सराउंडिंग कम है, तो ये नॉर्मल लेंस जैसे बिहेव करेगा। कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस जैसे बिहेव करेगा, मतलब ये कन्वर्जिंग होगा। तो फिगर ए जो है वो कन्वर्जिंग होगा। फिगर ए कैसा होगा? कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग, ठीक है, कन्वर्जिंग। लाइट रेस कन्वर्ज करेंगी एक पॉइंट पे जाकर के, ठीक। बट यहां पे क्या होगा कि ये लाइट रेस को डाइवर्ज करेगा, ये डाइवर्जिंग होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग का मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसलिए ये क्या होगा बच्चा? डाइवर्जिंग। ये होगा डाइवर्जिंग, ये होगा कन्वर्जिंग, ये होगा डाइवर्जिंग। अरे बोलो, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब ज्यादा होता है तो जैसा लेंस दिखता है बिहेवियर उसका उल्टा करता है, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने पे, ठीक है। तो वो बी वाले डायग्राम में मेरे को साफ साफ दिख रहा है। इसलिए लेंस तो कॉन्वेक्स है बट बिहेव जो है वो डाइवर्जिंग लेंस के जैसे कर रहा है, मतलब कॉनकेव लेंस के जैसे बिहेव कर रहा है। अगला सवाल, A scientist lowers a metallic ruler vertically into a transparent oil tank। अच्छा, डायग्राम बना लें? इजाजत है? बोलो, इजाजत है क्या? ये देखो भाई साहब, साइंटिस्ट बैठे बैठे गुस्सा आ गया होगा। साइंटिस्ट lowers a metallic ruler vertically into the transparent oil tank. The ruler touches an object placed at the bottom of the tank and gets width up to 25 सेंटीमीटर। मतलब कि यानी कि जो ऑब्जेक्ट है यानी कि वो रियलिटी में 25 सेंटीमीटर की गहराई पे है, ठीक। उसके बाद इसने क्या किया भाई? इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लिसरीन इज 1.25, मतलब उसमें जो लिक्विड भरा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बोल रहा है। अप टू विच मार्क विल द रूलर विल गेट वेट इफ द साइंटिस्ट लोअर्स इट अप टू द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब देखो, ऊपर से देखोगे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो इमेज ऑफ कोर्स इसकी थोड़ा ऊपर दिखेगी। तो पहली बार भाई ऑब्जेक्ट टच कर रहा था, अब वो इमेज टच कर रहा है, तो कह रहा है कि कितना
स्केल जो होगी, रूलर जो होगी, वो कितना पार्ट उसका वेट हो जाएगा, कितना पार्ट गीला हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे इसकी अपेरेंट डेप्थ कैलकुलेट करनी है। रियल डेप्थ दे रखी है, ये रियल डेप्थ है ना, ये रियल डेप्थ होगी। अपेरेंट डेप्थ हमसे पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चे, आपको ये बात पता होगा कि रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ की रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो में होती है, सही है। यानी म्यू जो होता है वो बराबर होता है रियल डेप्थ डिवाइड बाई अपेरेंट डेप्थ। तो म्यू भाई कितना है 1.25, रियल डेप्थ कितना है 25 सेंटीमीटर, अपेरेंट डेप्थ हमें निकालना है, तो ये आएगा 25 डिवाइड बाई 1.25 सेंटीमीटर। और इसको अगर हम देखें तो 12.5 का जो डबल होता है यानी 20 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। इसका आंसर कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। तो दैट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। हाउ विल दिस लेंथ इन ए चेंज इफ अनदर लिक्विड ऑफ म्यू ग्रेटर देन 1.25 इज यूज्ड। ये कह रहे हैं कि अगर ये जो म्यू है ये 1.25 से ज़्यादा अगर होता तो वो जो इमेज वाली पोजीशन है वो कितना चेंज हो जाती। सोचो ये ज़्यादा होगा तो नीचे डिनोमिनेटर बढ़ेगा, और नीचे डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये जो है वैल्यू और घटेगी। यानी कि लेंथ ऑफ द रूलर वेटेड डिक्रीज्ड, और डिक्रीज कर जाएगी। यानी जो पहले 25 सेंटीमीटर डाउन जा रही है अब उसको पता चलेगा 19, 18, 17 ऐसे जाना पड़ेगा, तो डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। लेंथ जो होगी वो क्या होगी डिक्रीज कर जाएगी, डिक्रीजेस, ठीक है बच्चे। ये पहले पार्ट का आंसर था। ये जो है वो आपके सेकेंड पार्ट का आंसर है। तो क्वेश्चन बड़े हैं बट आंसर बहुत ही छोटे हैं, इनफैक्ट बहुत ही छोटे हैं। ये देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अ मिक्सचर ऑफ रेड ब्लू एंड ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन, लाइट रेज इज पास्ड थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस। मतलब यहाँ पे कोई एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसी से ये लाइट जो है वो पास हो रही है। तो मैं बना ही देता हूं ना ऐसे, ये कॉन्वेक्स लेंस है। State whether the ray passes through a single point or through different points on the principal axis after refraction. Of course different point. मतलब क्या, मतलब मजाक चल रहा है यार। इतना बड़ा बड़ा सवाल कि मतलब पढ़ते पढ़ते ऐसे जी सूखने लग रहा है, और आंसर देखने के बाद जो है कि मतलब क्या ही बोले, एक लाइन एक वर्ड, कभी कभी सिंगल वर्ड से आंसर आ रहा है। आप सोच के देखिए, तो डिफरेंट पॉइंट पे जाकर के मिल रहा होगा ना, बिकॉज अलग अलग फोकल लेंथ प्रोवाइड करेगा ये फॉर डिफरेंट कलर ऑफ लाइट। एक ही मीडियम अलग अलग कलर के लाइट के लिए डिफरेंट फोकल लेंथ प्रोवाइड करता है, ये सारे बच्चे जानते हैं। तो ये जो लेंस है इसका फोकल लेंथ अलग अलग आएगा। जब फोकल लेंथ अलग अलग आएगा तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे जाकर के वो इंटरसेक्ट भी करेंगी, ठीक। नेम द इनविजिबल रेडिएशन विच इज स्टडीड यूजिंग द क्वार्ट्ज प्रिज्म। ये तो डायरेक्ट फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है। क्वार्ट्ज प्रिज्म का इस्तेमाल ही इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो यूवी लाइट रेस को अपने अंदर से जाने देता, बाकी लाइट रेस को ब्लॉक कर लेता है, बिकॉज ये हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं। स्टेट वन यूज ऑफ द रेडिएशन मेंशन्ड बाय यू इन द अबव। मतलब हमें यूवी लाइट रेस का कोई एक इस्तेमाल बताना है। तो ऑफ कोर्स बहुत सारे इसके स्टेरिलाइजेशन होता है, जैसे सिरिंज वगैरह डॉक्टर लोग जो इस्तेमाल करते हैं। फिर सिरिंज तो नहीं, बेसिकली जो सीजर्स होता है या जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, है ना, जो ओटी वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसको स्टेरिलाइज किया जाता है यूवी रेस के हेल्प से, क्योंकि यूवी रेस जो होती हैं वो बहुत ही छोटे छोटे जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, बैक्टीरियाज वगैरह जो होती हैं, उनको आसानी से किल कर देती है। तो ये हमारे पास होगा यूवी रेस का इस्तेमाल, मेडिकल साइंस में ठीक ठाक इस्तेमाल होता है। नेम वन टाइप ऑफ रेडिएशन विद अ वेवलेंथ ग्रेटर दैन दैट ऑफ द रेडिएशन मेंशन्ड बाय यू इन द केस, जो है वो ये ऊपर वाली बी। यहाँ पे बी वाले में जो वेव इस्तेमाल हुई है उससे ज़्यादा वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, ये है ना, ज़्यादा की बात कर रहे हैं, रेडिएशन विद अ वेवलेंथ ग्रेटर, यस। तो बहुत सारी होती हैं। यूवी के बाद देखो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में भाई मेरे पहले गामा रेज आती है, फिर एक्स रेज आती है, फिर यहाँ पे आपको यूवी आती है,
फिर यहाँ पे अपना विवग्योर भाई मेरा आ जाता है। विवग्योर बोले तो विजिबल लाइट, रेड से ज़्यादा रेड इंफ्रारेड, फिर क्या आता है माइक्रोवेव, फिर क्या आता है रेडियो वेव, यही है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, रेडियो वेव। और जैसे जैसे अगर आप आगे की तरफ जा रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, फ्रीक्वेंसी घटती जा रही है। तो इन्होंने बोला है कि यूवी से ज्यादा वेवलेंथ की कोई लाइट रेज बता दीजिए। लाइट रेज पूछा था कि कोई भी रेडिएशन पूछा था, नेम वन टाइप ऑफ रेडिएशन, यानी इसके बाद आप कुछ भी बता सकते हैं। विवग्योर अपनी लाइट बता सकते हैं, इंफ्रारेड बता सकते हैं, माइक्रोवेव बता सकते हैं, रेडियो वेव बता सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा वेवलेंथ इन सब की है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। An object is placed at a distance of 24 centimeter in front of a convex lens of the focal length 8 centimeter. What is the nature of the image so formed? Nature of the image की बात कर रहा है at a distance of 20 convex lens। देखो convex lens है 24 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 8 दे रखा है, तो फोकल लेंथ जो है वो बच्चे 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और 8 पे फोकस हो गया तो 16 पे इसका वो हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट 16 क्या 24 पे रखी हुई है, तो यहां पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखी है, ऑब्जेक्ट यहां पे रखी है। तो जो इसकी इमेज जो बनेगी कहां बनेगी, सोचो, डायरेक्टली सोचो। अगर हमारे पास, अगर प्यारे बच्चे हमारे पास ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होती है तो इमेज फोकस पे बनती है, जो दूसरा फोकस इस साइड होगा, दूसरा यहां पे सी होगा। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सी के बीच में आ गई तो इमेज जो है वो एफ और सी के बीच में आ जाएगी, छोटी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी। इन्होंने नेचर पूछा था, बात खत्म। तो यहां पे रियल, इन्वर्टेड, स्मॉल, ये इसका नेचर हो गया। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ही तो पूछा था। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस। ओ, तो अब की बार हमसे कैलकुलेशन ये करवा रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, कर लेंगे। ये देखो 24 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिया है, हमसे ये वी पूछ रहा है, हमसे ये वी पूछ रहा है। तो आप प्यारे बच्चों को फार्मूला सबको पता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v जो चाहिए माइनस ऑफ -24 बराबर 1/8। साइन के साथ वैल्यू पुट किया जाता है जो हमें पता करना है। ठीक है, तो 1/v बराबर 1/8 माइनस 1/24। तो ये दोस्त आएगा 1/v बराबर 24 इंटू 8। ठीक है, तो 24 माइनस 8, तो ये आएगा 1/v बराबर 16, 24, 8, 12। मैं सही बोल रहा हूँ, 8, 2, 12, यस, 12 सेंटीमीटर इज द आंसर। प्लस में आ रहा है, तो जो इमेज बनेगी वो +12 सेंटीमीटर पे बनेगी। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो अब तक प्योर न्यूमेरिकल हमारे पास 2 मिले, बट घर पे इसका ये मतलब नहीं कि आप न्यूमेरिकल छोड़ करके और ऐसे सवाल मार्केट से ढूंढ करके करना शुरू करो, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो मार्केट वाले ही मिलेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। बट न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब प्यारे बच्चे आप किए रहे होंगे तो वो जो भी मिलेंगे एग्जाम में क्वेश्चन, वो न्यूमेरिकल के बेस पे सारे किए जा सकते हैं। ठीक है, तो एवरीथिंग इज न्यूमेरिकल, बात को ध्यान रखिएगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के मतलब चक्कर में आप पेपर ना खराब कर जाएं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या लिखा है, द डायग्राम बिलो शोज द कूलिंग कर्व ऑफ अ सब्सटेंस एक्स। कूलिंग कर्व 150 डिग्री सेल्सियस, अरे वाह। स्टेट द टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कंडेंसेस। कंडेंस करने का मतलब है कि फेज चेंज हो रहा है, तो फेज चेंज होने का मतलब कि ये टेढ़ी डंडी और ये टेढ़ी डंडी, तो सवाल ही नहीं उठता। और कंडेंस होने का मतलब है कि गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाना, तो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाने का मतलब हुआ कि इस पूरे टेम्परेचर पे ये बातचीत हो रही है, जो कि 150। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है कि टाइम बढ़ती जा रही है मगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। टेम्परेचर में नो चेंज, इसका मतलब फेज चेंज, और वो भी टेम्परेचर 150 है। कंडेंस की बात कर रहा है, मतलब गैस से लिक्विड में जाना, तो यानी कि यहाँ पे यही रहा होगा हमारे पास क्या, 150। तो इसका आंसर होगा
150 डिग्री सेल्सियस। मेंशन द टेम्परेचर रेंज इन विच द सब्सटेंस इज इन इट्स लिक्विड स्टेट। देखो यहाँ पे लिक्विड स्टेट में था ये, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है लिक्विड का। यहाँ लिक्विड पूरी तरीके से बन गया, कंडेंस हुआ ना बच्चे, यहाँ पे क्या हुआ? कंडेंस हुआ। तो कंडेंस होने के बाद लिक्विड में बदल गया। अब उसके बाद वो लिक्विड यहाँ से यहाँ तक अपना क्या चेंज कर रहा है? टेम्परेचर। क्या चेंज कर रहा है? टेम्परेचर। तो इसका मतलब ये हुआ मेंशन द टेम्परेचर रेंज। तो 150 टू 60, 150 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस इज द रेंज। स्टेट ट्रू आर फॉल्स। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन अ सब्सटेंस इज कूल्ड बाय 10 डिग्री सेल्सियस in its liquid state is greater than the heat released when it is cooled by the same amount in its solid state। मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे कोई लिक्विड स्टेट में बॉडी हो, सब्सटेंस हो, अपना टेम्परेचर डाउन किया, कुछ हीट रिलीज किया, अब वही सॉलिड स्टेट में है, सेम टेम्परेचर डाउन कर रहा है, कुछ हीट रिलीज किया, कौन सा ज़्यादा होगा, लिक्विड स्टेट में या सॉलिड स्टेट में? देखो बच्चे फार्मूला होता है Q बराबर MC डेल्टा टी, MC डेल्टा टी। तो मास तो वही है, चाहे लिक्विड स्टेट की बात हो चाहे सॉलिड स्टेट की। डेल्टा टी भी कह रहे हैं सेम है, यानी डिसाइडिंग फैक्टर ये C का होगा। और आपको पता होना चाहिए कि एक ही बॉडी का जो लिक्विड स्टेट होता है उसका C उसके सॉलिड स्टेट से ज़्यादा होता है, उसके सॉलिड स्टेट से ज़्यादा होता है। यानी जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेगा लिक्विड स्टेट में वो ज़्यादा होगा किससे? सॉलिड स्टेट से। तो ये जो बोल रहे हैं ये 100% ट्रू है, तो इसलिए ये ट्रू आएगा। इन्होंने यही तो बोला है। तो आप देखो ये एक आंसर है, ये एक आंसर है, क्या चल रहा है? ये है तो ये बहुत छोटी बातें हैं, कोई मतलब ही नहीं है। इतने बड़े बड़े सवाल भाई प्राण सूख जा रहे हैं इसको पढ़ने के बाद पढ़ने के बाद इसको जो है इसको प्राण सूख जा रहे हैं। बट कितने छोटे छोटे आंसर आ रहे हैं, मजा ही आ जा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त। In an experiment to measure the temperature of the flame of a Bunsen burner, a lamp of copper of mass अच्छा is heated on the flame for a long time। ठीक है, मतलब मास दिया हुआ कॉपर का, काफी देर तक उसको गर्म किया गया। द कॉपर देन इज क्विकली ट्रांसफर्ड इनटू अ बीकर ऑफ द नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी containing 0.84 kg of water and the temperature of the water rose from 50 to 35। ओके, यानी उसने हीट दिया होगा। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम। ओके, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉपर की दे रखी गई है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की दे रखी गई है। बच्चा कॉपर ने जो हीट दिया वाटर ने उसको लिया, तो Q बराबर MC डेल्टा टी इस्तेमाल करेंगे किसके लिए? कॉपर के लिए। और यही बराबर होना चाहिए MC डेल्टा टी फॉर वाटर। ठीक है, फॉर वाटर। पूछा क्या था? कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम। अच्छा, तो कॉपर का मास कितना दिया था? 0.12 kg में यूनिट दे रखा है। कॉपर का स्पेसिफिक हीट 0.4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये kg को ग्राम में बदल दो, तो 10 टू द पावर 3। उधर भी kg में होगा तब तो चल जाएगा। उधर वाला मास किस में दिया था? kg में, तो बदलने की जरूरत नहीं है। चलो, क्योंकि इधर भी kg उधर भी kg कट जाएगा। और C की यूनिट जो है वो दिया है 0.4, तो 0.4 डेल्टा टी का तक जहां तक सवाल है, तो स्टार्टिंग का टेम्परेचर माइनस बाद का टेम्परेचर, बाद का टेम्परेचर 35 है। बाद का टेम्परेचर कितना है बच्चे? 35। उसके बाद सवाल में ये कह रहा है मास वाटर का, वाटर का मास कितना है? 0.84। तो यहां पे आप लिखेंगे 0.84। C जो है दिया है 4.2। यस, ये वाटर वाला 4.2। और इसका जो डेल्टा टी होगा वो 35 में से 15 निकल गया, 35 में से 15 निकल गया, बस हो गया खत्म। इसको सॉल्व करके दोस्त हमें टी निकालना है, जो कि बेहद आसान है, आप कर लोगे। ठीक है, तो टी की वैल्यू निकालेंगे, डिग्री सेल्सियस में आंसर आ जाएगा, दैट विल बी द रिजल्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, तुम कर लेना इसको कैलकुलेट। अब मेटल रॉड AB ऑफ द लेंथ 80 सेंटीमीटर, दिख भी रहा है डायग्राम में यहां से यहां तक, इज बैलेंस्ड एट 45 सेंटीमीटर। क्या बात है, 45 सेंटीमीटर पे बैलेंस है, मतलब बीच से थोड़ा उधर बैलेंस है। क्यों भाई? बीच तो 40 पे पड़ेगा, 45 पे बैलेंस होने का मतलब हुआ कि BC वाला पार्ट भारी रहा होगा। आगे पढ़ते हैं। ये मतलब आगे नहीं पढ़ा है मैंने, अभी देखते ही समझ में आ रहा है कि इतना ऐसा कुछ हुआ होगा।
100 GF के वेट्स दोनों तरफ लटकाए गए हैं, ऐसा सवाल में बोला जा रहा है। इफ दिस रॉड इज कट एट द सेंटर सी, अच्छा यानी कि बीच से अगर इसको कट मार दें, देन कंपेयर द वेट ऑफ द AC टू द वेट ऑफ द BC। कहां है AC BC? मतलब आधे आधे का वेट की बोल रहा है कि किसका? ऑफ कोर्स BC इज ग्रेटर देन, अरे भाई ये कोई सवाल है? वेट ऑफ, ये साइड वाला कौन है? BC मतलब समझ रहे हो ना, वेट ऑफ BC, ये B से C वाला पार्ट इज ग्रेटर देन वेट ऑफ AC एंड दिस इज द आंसर। वेट ऑफ BC इज ग्रेटर देन, क्योंकि वो 45 पे बैलेंस कर रहा है, मतलब साफ है कि उधर का वेट ज्यादा रहा होगा, तो बीच में से कट मारोगे तो उधर ही का तो ज्यादा मिलेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। क्या मतलब मजाक चल रहा है यार? देखो, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। ऑफ कोर्स द रॉड इज नॉट बैलेंस्ड एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट, ठीक है, इट मीन्स द वेट ऑफ सेकेंड पार्ट BC इज मोर देन द वेट ऑफ फर्स्ट पार्ट, क्या नाम है उसका? AC। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज स्टेट वेदर द वर्क डन बाई ग्रेविटी इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, अ पर्सन वॉक्स ऑन द लेवल रोड, आंसर इज जीरो बिकॉज डिस्प्लेसमेंट आगे है और ग्रेविटी का एक ही काम है नीचे की तरफ लगना, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है इसलिए। अ पर्सन क्लाइम्स अ लैडर, पॉजिटिव वर्क, किसी भी लैडर पे अगर वो ऊपर की तरफ चढ़ता चला जा रहा है तो ग्रेविटी तो बच्चे नीचे वर्क करती है और डिस्प्लेसमेंट इसका ऊपर हुआ, तो ये एंगल जो है ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है, और ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल है, लेस देन 180 भी है साथ में, तो इसमें जो कॉस थीटा बनेगा, वर्क का फार्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो जब भी थीटा 0 और 180 के बीच में होता है कॉस पॉजिटिव देता है, इसलिए यहां पे क्या होगा? पॉजिटिव। 0 और 180 कह रहा हूं, 90 और 180 के बीच में होता है तो कॉस नेगेटिव देता है, इसलिए वर्क क्या होगा? नेगेटिव, है ना बच्चे? सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव देती है, इसलिए यहां पे एंगल क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, नेगेटिव आंसर आएगा। अ कार इन न्यूट्रल गियर इज कमिंग डाउन द स्लोप, न्यूट्रल गियर में है, कमिंग डाउन द स्लोप यानी डिस्प्लेसमेंट तो भाई साहब इधर और ग्रेविटी नीचे, तो यहां पे थीटा लेस देन 90 है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। क्योंकि वर्क को पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो बनाने का काम उसी थीटा का ही होता है, तो यहां पे थीटा 90 डिग्री था, यहां पे थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री था, यहां पे थीटा लेस देन 90 डिग्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A, B, C and D are the 4 points on a hemispherical cup। अच्छा, A, B, C, D, A, B, C, D are the 4 points on a hemispherical cup placed inverted on the ground। डायमीटर BC बराबर 360, डायमीटर जो है 360 है, मतलब रेडियस 180 रही होगी। A small spherical mass 500 ग्राम एट रेस्ट एट पॉइंट ए, यानी यहां पे 500 ग्राम की एक ऑब्जेक्ट है, स्लाइड डाउन अलोंग द स्मूथ सरफेस ऑफ द कप, यानी ये स्लाइड करते हुए आ रही है, इधर की तरफ आप देख सकते हैं, इसको स्लाइड कराते हुए दिखाया गया है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी एट ए रिलेटिव टू बी, यानी बी के रिस्पेक्ट में ए की पोटेंशियल एनर्जी बतलानी है, तो बच्चा बी से ए के बीच में पोटेंशियल एनर्जी mgh, और हाइट बनेगा इसका क्या? ये पूरा रेडियस। तो ये जो पहला पार्ट इन्होंने पूछा है, ठीक है, उसमें हम लिखेंगे mgh, बोले तो mgr, तो बस इसमें वैल्यू डाल लो यार। मास तुम्हें दिया है 500 ग्राम, ग्राम को कर दो केजी में बदल दो, ग्रेविटी कुछ नहीं दिया है, अच्छा दिया है 10 दिया है, रेडियस कितना है? 180,
सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, जूल में कर दो आंसर। भाई यही आंसर है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यही आंसर है। स्पीड एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे स्पीड बतलाना है कि कितना हुआ। देखो बच्चे, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जब जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, सही है। तो काइनेटिक एनर्जी जो वहां से तो रेस्ट से चला था, तो ये आएगा हाफ mv², जो कि होगी यहां की काइनेटिक एनर्जी, और ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, जो यहां से यहां तक, मतलब यहां से यहां तक के पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा। तो यहां से यहां तक के पोटेंशियल एनर्जी का चेंज तो यही होगा, ये जो पहले पार्ट का आंसर आएगा। यानी इसी चीज को इसके कर दो बराबर, इसी चीज को इसके बराबर कर दो, ठीक है, और आंसर निकाल लीजिए। मास की वैल्यू ग्राम में दिया है, केजी में बदल देना, वो कट भी जाएगा वैसे, और सॉल्व कर लीजिए, वो आंसर है। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट डी बतलाना है कि डी पॉइंट पे क्या काइनेटिक एनर्जी जो है वो आएगी। तो डी पॉइंट पे अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना है दोस्त, डी पॉइंट पे अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो आप लिखेंगे हाफ mv1 का स्क्वायर मान लो बराबर mgh, और h होगा यहां से यहां तक की हाइट, जो कि कितनी है r/3, r/3। इसको सॉल्व करके क्या निकालना है, v1 की वैल्यू, मास से मास कट जाएगा, रेडियस जो है वो आप सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे, जो आएगा वो आंसर है। कैलकुलेट कर लेना, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ पुली हैज द वेलोसिटी रेशियो 4। अच्छा, वेलोसिटी रेशियो 4 आने का मतलब है कि 4 पुली इस्तेमाल की गई होगी, 4 सेगमेंट में वो बटी होगी, सीधी सी बात, ठीक। वेलोसिटी रेशियो 4। ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ द सिस्टम इंडिकेटिंग क्लियरली द डायरेक्शन ऑफ द लोड एंड द एफर्ट। देखो डायग्राम बनाना है, बहुत ही आसान है। 4 पुली हैं, तो 2 आप ब्लॉक के अंदर दिखा दीजिए ऐसे, और 2 पुलीज आप टैकल के अंदर दिखा दो दोस्त। 2 पुली तुम किसके अंदर दिखा दो, टैकल वाले सिस्टम के अंदर दिखा दो, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब लोड यहीं से नीचे लटका देंगे, लोड जो है वो दोस्त यहीं से नीचे लटका देंगे। अब रस्सी का कनेक्शन कैसे करना है, तो इन 4 सेगमेंट में रस्सी बचनी चाहिए, तो मतलब ये हुआ कि यहां से आप क्लैंप लगाइए और उसके बाद यहां से एक रस्सी बांधो ऐसे, फिर इसको ले जाओ ऐसे, फिर इसको घुमाओ ऐसे, फिर इसके ऊपर से उठाओ ऐसे, और फिर इसको गिरा दो ऐसे, और इसको खींच लो ऐसे। बात हो गई खत्म। ये है एफर्ट, ये है लोड, दैट्स ऑल, बात खत्म। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। 4 पार्ट में स्ट्रिंग बट गई, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो 4 मिल जाएगी 4 पुली सिस्टम में। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय लोड ऑफ 100 kgf लिफ्टेड बाय दिस पुली टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर। 5 मीटर की ऊंचाई तक अगर इसको उठाना है तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना गेन आएगा, आंसर है डेल्टा यू बराबर mgh। ओके, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय लोड ऑफ 100 kgf लिफ्टेड बाय दिस पुली टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहां पे आएगा 100 इंटू 10 और इंटू 5, इतना जूल इज द आंसर। भाई साहब ये m की वैल्यू हो गई कितना, 100 kg, 100 kgf बोला था ना, 100 kg यानी कि मास हो गया, ठीक है। और ग्रेविटी 10 है, बात खत्म। kgf को न्यूटन में बदलने के लिए ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो तुम ये भी समझ सकते हो। तो ये सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ फायर्स अ गन एंड हियर्स इट्स इको आफ्टर 3 सेकेंड। अच्छा, तो इसका ये मतलब हुआ कि यहां से फेंका है यहां तक, यहां से फेंका है यहां तक, ठीक है। तो ये टोटल अगर यहां से बंदा गया, मतलब यहां से साउंड गई और वापस रिटर्न होकर के अगर आई है, तो इसका मतलब हुआ कि डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस कितना चल के गई, 2x। स्पीड किसी स्पीड से, तो साउंड की स्पीड दिया है, कितना दिया है भाई मेरे, 336।
टाइम कितने सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद उसने इको को सुना है। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम द लिफ्ट, यानी हमसे एक्स पूछ रहा है भाई। देखो इको जब बनती है तो दूरी एक्स चल के जाती है और एक्स वापस भी आती है, तो अगर एक्स दूरी टोटल मान लिया जाए तो इसलिए 2x लिखा। तो यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लो, 336 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 2 मीटर। तो ये एक्स जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे बोल रहा है आफ्टर मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस, अगर कुछ दूरी ये आगे जाए फ्रॉम द क्लिफ, ही फायर्स द गन अगेन एट दिस टाइम द इको इज हर्ड 1.5 सेकेंड, मतलब ये जो टाइम है ये 1.5 हो जाएगी, स्पीड तो दोस्त वही रहेगी। लेटर देन द फर्स्ट, कैलकुलेट द डिस्टेंस दैट द पर्सन हैज मूव्ड। तो एक काम करते हैं, मान लो नई दूरी y है, नई दूरी क्लिफ से मान लो कितनी है, y है, तो तुम अच्छा ये आएगा कितना, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्त, 1 1 8 3 3 24 4 3 3, 1 मिनट, 2 से मैंने कैंसिल किया था ना, तो 2 1 जा 2 2 6 जा, ओहो गलत है, 2 1 जा 2 2 6 जा और 2 8 जा मल्टीप्लाई बाई 3, 8 3 24 4 2 3 18 2 20, 504 मीटर, यानी शुरुआत में दूरी जो है वो 504 मीटर रही होगी। अब क्या करोगे सेकेंड पार्ट के लिए, सेकेंड पार्ट के लिए तुम बच्चे ये मान लो कि नई दूरी y है, तो 2y बराबर 336 मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना दिया था 1.5, आधा हो गई है टाइम, टाइम जो है वो दोस्त जस्ट आधा हो गई है। तो इसका मतलब y जो बनेगा वो 336 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1.5, तो y की वैल्यू इसका आधा आ जाएगी। तो इसका आधा कितना होता है, 2 4 2 पंजे 10 2 दूना इतना 252 मीटर, 252 मीटर की दूरी से अब जो है वो फायरिंग वेयरिंग हुई होगी। क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस पर्सन मूव्ड, पहले जो दूरी थी 504 थी, अब दूरी 252 है, तो कितना चल के गया होगा, माइनस कर लो। तो डिस्टेंस मूव्ड जो आएगा, डिस्टेंस मूव्ड जो आएगा प्यारे दोस्त, डिस्टेंस मूव्ड, तो आप क्या करेंगे 504 से 252 को यानी 252 को माइनस करेंगे, 504 में से माइनस कर लो 252 को, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, तुम समझदार हो समझ जाओगे, आंसर आएगा 252 मीटर, ठीक है। और हमारे यहाँ पे दोस्त बाहर बारिश बहुत झमका के हो रही है ना, माहौल बड़ा रंगीन सा बना हुआ है और पिछले कई दिनों से हो रही है, सच ये है, और मतलब जो न्यूज़ आ रही है कि अगले कई दिनों तक होगी, ठीक है। तो माहौल इतना गर्म सा है और इस बीच में तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, ठीक है। तो आप लोग भी अपना पूरा ख्याल रखेंगे, और हालांकि ख्याल रखने से क्या ही होता है, हम तुम लोगों को बता रहे हैं, खुद उसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, है ना। तो फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं, फोकस करते हैं इस पे जो चल रहा है ना, क्योंकि ये ज़्यादा रंगीन है, ठीक। चलो देखते हैं क्या है। वाह क्या बढ़िया पिक्चर दे रखी गई है, लिखा है द अबव पिक्चर शोज अ मदर पुशिंग हर डॉटर सिटिंग ऑन अ स्विंग, बहुत बढ़िया। द स्विंग इज गोइंग थ्रू द पोजीशन ए बी सी, डायग्राम में आपको शायद नोटिस हो रहा होगा ए बी सी कहाँ पे दे रखा है, ये दिया हुआ है ए, यहाँ पे ए दिया हुआ है, यहाँ पे बी दिया हुआ है और ये सी दिया हुआ है, ठीक है। एग्जैक्टली पोजीशन बी इज मेन पोजीशन, ठीक है। बी जो है वो इस पूरे ट्रैक का मेन पोजीशन है, मतलब ट्रैक ऐसे बना हुआ है, उस स्विंग का ट्रैक ऐसे बना हुआ है। तो ये जो ए है ना वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है, ए जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है, सी जो है वो भी एक्सट्रीम पोजीशन पे है, और जो बी है भाई साहब वो मीन पोजीशन पे है, बीच में, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। सवाल क्या पूछ रहा है, विच इज द राइट पोजीशन दैट इज ए बी और सी फॉर द मदर टू गिव अ कॉन्स्टेंट पीरियोडिक पोज टू द स्विंग एवरी टाइम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्विंग। ऑफ कोर्स उसकी डायरेक्शन जो देखो तो वो ऐसे खड़ी है, उधर से खड़ी होती तो सी होता, बट वो पीछे से खड़ी है, तो सही पोजीशन क्या होगा बच्चा, ए पोजीशन। क्या होगा, इसका सवाल का आंसर होगा ए। मतलब क्या मजाक चल रहा है यार,
भाई साहब 8 लाइनें लिखी हुई हैं, वो सवाल आ रहा है 1 लेटर में और वो है ए, आंसर आ रहा है। मतलब पेशेंस चाहिए दोस्त क्वेश्चन पढ़ने के लिए। अगर तुमने क्वेश्चन देख करके डर गए तो फिर खेल खत्म, ठीक है। नेम द फेनोमेनन इन्वॉल्व्ड इन द, ऑफ कोर्स सारे बच्चों को पता है रेजोनेंस, रेजोनेंस की कहानी है, ठीक है, जिसमें जो हमारे ड्राइविंग फोर्स होता है वो नेचुरल फोर्स जो होता है, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है सेम, मतलब वो जो बार बार पुश कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी और जो सिस्टम ऑक्सीलेट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है सेम। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जांपल एक्सप्लेन हाउ दिस फेनोमेनन लो, जिसकी मैं बात कर रहा हूं वही पूछ रहा है किस फेनोमेनन के थ्रू ये हुआ उसको एक्सप्लेन करिए। तो आपको यही बोलना है कि इन दिस केस ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्विंग, that is why resonance occurs, and in this case amplitude of oscillation becomes maximum, time period remains same, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना बड़ा क्वेश्चन है भाई। द सर्किट डिपिक्टेड इन द फिगर इज एम्प्लॉयड फॉर स्टडिंग ओम्स लॉ। ये कहानी जो है ओम्स लॉ को भाई साहब को समझने के लिए बनाई गई है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए स्टैंडर्ड रेजिस्टर A student opts for a glass tube filled with mercury, अच्छा ये है ट्यूब 1, connected to the circuit through the 2 electrodes E1 E2 दिख रहे हैं मेरे को। He records the reading of the ammeter and the voltmeter, ये वोल्टमीटर है और ये एमीटर है, ये करंट नापेगा, ये वोल्टेज नापेगा, इसके क्रॉस या बैटरी का, दो भी कह लो। The student repeats the experiment by substituting tube 1 with the tube 2, वो जो दूसरी वाली है। अच्छा हमें क्या दिख रहा है कि उसकी लेंथ कम हो गई है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो गया है, ठीक है। ओके, वेयर द सेम अमाउंट ऑफ, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, सेम अमाउंट ऑफ मर्करी जो है वो दोनों ट्यूब में इस्तेमाल हो रही है, इसमें भी और इसमें भी। इसका मतलब हुआ ये कुछ कुछ वैसा ही है ना कि एक वायर को खींच के लेंथ को डबल कर दिया, कंप्रेस करके लेंथ को हाफ कर दिया, तो रेजिस्टेंसेस में क्या बदलाव आते हैं, कुछ याद आया। रेजिस्टिविटी सेम रहती है, लेंथ बदलती है, एरिया भी बदल जाती है। मास सेम होता है तभी ऐसा होता है, ये प्रूव करके सिखाया जाता है आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में। मास जब आप सेम रखते हो तभी लेंथ और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देख लेता हूं। नेग्लेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, यूज ये तीनों साइन टू कंपेयर द फॉलोइंग रेजिस्टेंस इन बोथ द केसेस, दोनों केस का रेजिस्टेंस। बच्चे मेरे एक बात बताओ, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अरे बोलो, दूसरे वाले केस में लेंथ ऑन्थ के बारे में कुछ बात किया गया था क्या? अरे तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे। दिस मर्करी कनेक्टेड टू द सर्किट, 2 electrodes E1 E2 records the reading of the voltmeter their resistance. The student repeat the experiment by substituting tube 1 with the tube 2 where the same amount of mercury filled with the okay, ठीक है। तो इन्होंने कहा है ओके तो अच्छा एक बात बताओ, वैल्यू तो नहीं दिया है बट ये बात कंफर्म है कि इसकी लेंथ कम है और एरिया ज्यादा है, तो लेंथ कम करोगे एरिया ज्यादा करोगे, लेंथ कम करोगे एरिया ज्यादा करोगे, तो इसका मतलब इस वाले का रेजिस्टेंस जो है लेंथ कम एरिया ज्यादा, यानी नीचे की तरफ एक नंबर आने वाला है, यानी इसका रेजिस्टेंस कम है और इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो बात खत्म, ये पहले पार्ट का आंसर आ चुका है, R1 इज ग्रेटर देन R2। R1 इज ग्रेटर देन R2। वोल्टमीटर रीडिंग इन बोथ द केसेस सेम रहेगा। वोल्टमीटर की रीडिंग यहां से यहां का वोल्टेज नापेगा ना, ये तो इन दोनों पॉइंट का वोल्टेज मतलब बैटरी का वोल्टेज, और बैटरी दोनों केस में एक ही लगने वाली है, तो यहां रेजिस्टेंस खुद भी बदलोगे, वोल्टमीटर की रीडिंग क्या रहेगी, सेम। तो इसका क्या आंसर आएगा, सेम। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इन बोथ द केसेस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले तो रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले तो क्या होता है, रेजिस्टिविटी। आंसर रिमेन सेम। रेजिस्टिविटी थोड़ी बदल जाएगी, रेजिस्टिविटी तो सेम ही रहेगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान था। अगला सवाल, एन एप्लायंस विद मेटल कवरिंग रेटेड एट, अच्छा मतलब कि एक कोई ये एप्लायंस है, आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में, मेटल कवरिंग मतलब उसकी कवरिंग मेटल की दे रखी है, जिसकी रेटिंग भी दे रखी है 2 किलोवाट 220 वोल्ट। ये काम की चीज है, 2 किलोवाट 220 वोल्ट। इससे सबसे पहले निकालो इसकी सेफ लिमिट ऑफ करंट और क्या निकालो, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर जरूरत हो तो, क्योंकि इस रेटिंग का ये इस्तेमाल करते हैं, हम बता चुके हैं आपको कि सेफ लिमिट ऑफ करंट निकाल सकते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं।
इज टू बी कनेक्टेड इन अ सर्किट गिव बिलो आर द 4 डायग्राम PQRS। अच्छा, ये 4 डायग्राम दिए हुए हैं और डिपिक्टिंग डिफरेंट सर्किट कॉन्फ़िगरेशंस। आइडेंटिफाई द सेफेस्ट सर्किट। हमें बताना है भैया मेरे इन चारों में से सबसे सेफ सर्किट कौन सी है। देखो दोस्त, ये तो कट गया, क्यों? क्योंकि इसमें मेटल बॉडी ये इस्तेमाल किया गया और अर्थिंग है ही नहीं। यहां पे भी देखिए मेटल बॉडी इस्तेमाल किया गया और अर्थिंग तो किया ही नहीं है। मेटल के बॉडी को अर्थिंग करना था, इन्होंने क्वाइल को अर्थिंग कर रखा है। यहां इन दोनों में अर्थिंग तो कर रखा है, बट ये फ्यूज वायर देखो, इसमें 10 एम्पियर का है, इसमें 8 एम्पियर का है। ये फ्यूज वायर का डायग्राम दे रखा है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि फ्यूज वायर दोनों में से कौन सा बेस्ट है। तो फ्यूज वायर का मतलब है इसकी निकालनी पड़ेगी सेफ लिमिट ऑफ करेंट। तो प्यारे बच्चे, P बराबर VI होता है। P दिया है 2 किलो, किलो का मतलब 1000, V कितना दिया है 220 और ये I। क्या बात समझ में आई? तो I बराबर 2 इंटू 1000 डिवाइड बाई 22 जीरो, एक जीरो ने एक जीरो को मार दिया, तो ये आएगा 200 डिवाइड बाई 22। तो ये 10 से तो कम जाने वाला है, 9 पॉइंट समथिंग आएगा। चेक करो, लेस देन 10 एम्पियर, 9 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग आएगा ये। चेक करिए, 9 पॉइंट समथिंग। तो ये जो 8 एम्पियर है फ्यूज, ये तो जल जाएगा, खत्म। ऑप्शन नंबर डी, एस। इसलिए एस जो है वो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। और जस्टिफाई भी आपने ऐसे ही कर दिया। राइट डाउन द रिस्पॉन्स सपोर्टेड बाय द मैथमेटिकल कैलकुलेशन वेयर एप्लीकेशन टू द, है ना। तो ये है हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, आपको जो करके दिखानी है। ये कहानी आपको बता करके एग्जाम में आनी है। चलो दोस्त, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ नाइक्रोम वायर एक्स विद द लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A इज कनेक्टेड टू अ 10 वोल्ट सोर्स। अच्छा, अनदर नाइक्रोम वायर Y, लेंथ 12 है, क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो गई है, इज कनेक्टेड टू 200, अच्छा कनेक्टेड टू 20 वोल्ट। अच्छा, एक काम करते हैं, दोनों का रेजिस्टेंस पहले चेक करते हैं क्योंकि जरूरत तो पड़ेगी। पहला पार्ट पूछ क्या रहा है? कंपेयर द रेजिस्टेंसेस ऑफ द वायर। लो, पूछ भी दिया वही, है ना। तो देखो एक काम करते हैं, अगले पेज पे आ जाते हैं। रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है पहला पार्ट रो L बाई A। तो ये हो गया एक्स का। अगर मैं Y का चेक करूं तो रो 12 बाई, शायद एरिया दिया था A/2, मैं जहां तक बोल रहा हूं, सोच रहा हूं सही बोल रहा हूं। हाँ, एरिया A/2 है और लेंथ 12 है, एकदम सही जा रहा है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 2 कूद के ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा 4 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस इन एक्स। देखो, क्योंकि ये 4 ऊपर जाएगा, उसमें 4 था ही नहीं। ठीक, कंपेयर हो गया भैया मेरा कि RY जो है वो 4 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस इन एक्स है। कंपेयर ही तो करना था, ठीक है। गिव दैट रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम इज रो, गिवन दैट रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम इज रो। कंपेयर द इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड बाय द ईच वायर। पावर कितना कंज्यूम करेंगे, तो उनकी कहानी हमको बतानी है। तो देखो, पावर जो होगा वो V² डिवाइड बाई R होगा, यानी P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा। ठीक, तो यहां से हमें साफ साफ दिख रहा है कि पावर इन X डिवाइड बाई पावर इन Y बराबर होगा रेजिस्टेंस इन X डिवाइड बाई रेजिस्टेंस इन Y। तो इसको हम क्या लिख पाएंगे? रेजिस्टेंस इन X कितना आएगा? रेजिस्टेंस इन X डिवाइड बाई रेजिस्टेंस इन Y बोले तो 1/4, तो ये आ जाएगा 1/4 इज द आंसर। ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। सही है दोस्त, प्योर न्यूमेरिकल है ये। तीसरा पार्ट क्या पूछ रहा है? कंपेयर द मासेस ऑफ दीज वायर्स गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ नाइक्रोम इज A। मासेस निकालना था। तो देखो बच्चे, अगर मैं तीसरे पार्ट की बात करूं तो मास बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास बराबर क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास जो X का आएगा, डेंसिटी इज A, वॉल्यूम होगा क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, यानी छोटा ए बड़ा ए इंटू L इज द आंसर। ये हो जाएगा मास ऑफ X। अब आप मास ऑफ Y निकालेंगे, अगर डेंसिटी सेम रहने वाली है, एरिया जो है वो उसने हाफ बोला था, लेंथ को डबल बोला था, तो इसका मतलब ये हुआ कि A इंटू A/2 इंटू 12 इंटू क्या आएगा 12, 2 से 2 मर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि My जो बनेगा वो छोटा ए बड़ा इंटू L, तो ये मास बनेगा, यानी दोनों का मास सेम होगा। ठीक है, होना भी चाहिए। स्टेट ट्रू और फॉल्स। वायर X एंड वायर Y बोथ शोज द सेम राइज इन टेम्परेचर इन द सेम टाइम।
अच्छा, जब दोनों में करंट चलेगी तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होगा, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो होता है एम सी डेल्टा टी, टेम्परेचर में चेंज, और ये जो हीट जनरेट होगी वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर टी, वी स्क्वायर बाई आर टी। तो ये बताओ डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि मास सी और टी तो सेम है। तो यहां से अगर हम सोचें तो डेल्टा टी बराबर वी स्क्वायर, वी वोल्टेज, डेल्टा टी इन एक्स अगर हम चेक करें तो वोल्टेज इन एक्स देखना पड़ेगा। वोल्टेज इन एक्स कितना दिया था? वोल्टेज इन एक्स दिया है 10 और वोल्टेज इन वाई दिया है 20। तो यहां पे दिया है बच्चा 10, तो आप करोगे 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई रेजिस्टेंस आर, आर ऑफ एक्स कितना आया था चेक करिए। तो आर ऑफ एक्स को हम ऐसा करते हैं, आर ऑफ एक्स ही लिख देते हैं, ठीक, ओके। और उसके बाद ये डेल्टा टी का एक्स का हो गया। डेल्टा टी वाई का निकालोगे जब, तो ये आएगा बच्चे 20 का स्क्वायर और डिवाइड बाई आर ऑफ वाई, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, दोनों को कर लो डिवाइड। तो डेल्टा टी ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी ऑफ वाई मस्ट बी इक्वल टू, चलो काटा पीटी करते हैं, तो 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई आर एक्स मल्टीप्लाई बाई, इसको इससे डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा आर वाई डिवाइड बाई, और ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर, है ना। तो आर वाई डिवाइड बाई आर एक्स कितना आएगा बताइए? आर वाई डिवाइड बाई आर एक्स हम निकाल चुके हैं क्या? डेल्टा टी एक्स डेल्टा टी वाई बराबर आर वाई बाई आर एक्स कहीं निकाला था, यस, आर वाई बाई आर एक्स इज बेसिकली 4, तो ये हो जाएगा 4, सही है। और 10 का स्क्वायर और ये करोगे तो ये भी नीचे भी 4 आ रहा है, तो 4 से 4 भाई साहब कैंसिल, तो इसका मतलब डेल्टा टी इन एक्स बराबर होना चाहिए डेल्टा टी इन वाई, एंड दिस इज द आंसर। ये इस फोर्थ पार्ट का आंसर जो है वो निकल करके आने वाला है, सही है। आओ फटाफट कर लेते हैं अगला सवाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है? 3 bulbs of powers P1, P2 and P3 are connected in a certain way that the P3 always brightest. P3 जो है वो सबसे ज्यादा चमक रहा है। What types of connection exist between these bulbs? देखो बच्चे, P जो है वो बराबर होता है V स्क्वायर डिवाइड बाई R के, तो P का R से इनवर्स रिलेशन है, यानी कि R3 सबसे कम है, R3 जो है वो सबसे कम है। तो व्हाट टाइप ऑफ कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन दीज बल्ब, किस तरीके से इनको कनेक्ट करना पड़ेगा? देखो, ब्राइटनेस जो होती है वो पावर से ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितना ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा उतना ज्यादा ब्राइट होगा। तो अगर P3 की पावर ज्यादा है तो इसकी पीछे कंडीशन ये है कि आपको वोल्टेज तीनों में सेम देना पड़ेगा, तीनों में सेम वोल्टेज दे दीजिए, क्योंकि इसी फार्मूले से तो पावर ज्यादा डिसाइड हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बल्ब पैरेलली कनेक्ट होंगे, ठीक है, ओके। अब देखो, हमारे स्टूडियो में जस्ट अगली क्लास होने वाली है, वो है लाइव क्लास, तो मैं ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट की लाइव क्लास होने वाली है, तो थोड़ा सा टाइम की कांस्टेंट है। किसी को कोई दिक्कत होगी कमेंट करना, रिप्लाई कर देंगे डिटेल में, ठीक है। वैसे आपको ये समझ में आ गया होगा कि वोल्टेज भैया सबको सेम देना है, और वैसे भी जिसकी पावर ज़्यादा है वही ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, बशर्ते कि वोल्टेज आपको सबको बराबर देना होगा, तो वो केवल पैरेलल में ही हो सकता है। कंपेयर द वोल्टेजेस अक्रॉस दीज बल्ब्स, तो ठीक है ना, बात खत्म, वोल्टेज इज सेम, तो वोल्टेज तीनों में क्या होगा? सेम, क्योंकि पैरेलल कनेक्ट करोगे। विल द सर्किट स्टिल फंक्शन इफ वन ऑफ द बल्ब इज फ्यू? यस, क्योंकि पैरेलल में आपको यही तो फायदा मिलता है कि एक जल गया फिर भी बाकी के चल रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। द गिवन डायग्राम शोज द output of an AC circuit generator. If the speed of the generator coil is double, then what is the effect on the physical quantity indicated by A? A का मतलब होता है बच्चा एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड का फार्मूला होता है NBA ओमेगा। तो अगर ओमेगा को डबल कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी डबल कर रहे हो, तो एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा। तो यहां पे इस सवाल का आंसर होगा डबल्ड, इस सवाल का आंसर क्या होगा? डबल्ड। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द फिजिकल क्वांटिटी इंडिकेटेड एज बी? बी जो है वो इसका टाइम पीरियड है, या वेवलेंथ जो भी कह लीजिए। फ्रीक्वेंसी डबल करने का मतलब टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाफ। गिव रीजन फॉर योर आंसर्स इन बी, तो मैंने आपको बता दिया, फ्रीक्वेंसी डबल करोगे तो वहां पे कहीं ना कहीं टाइम पीरियड जो है वो हाफ हो जाएगा, साइकिल पहले बन जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द ग्राफ इलस्ट्रेट द कोरिलेशन बिटवीन द
numbers of protons and the number of neutrons for elements A, B, C, D and E in the periodic table. These elements are denoted by the letters rather than their conventional symbols. ठीक है, ये हमको दिख रहा है. तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है, क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है, क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है भाई मेरे, क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है. ओके, ये बोर्ड जो है वो हमारा हैंग कर गया. ओके, देखिए ये है हमारे पास क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द रेडिएक्टिव रेडिएशन इमिटेड व्हेन एलिमेंट सी डिकेज इनटू द एलिमेंट ई. सी जब ए पे जा रहा है, ई पे जा रहा है, तब बताना है कि क्या निकल रहा है उसमें से. सी जब ई पे जा रहा है, देखो सी से ई पे जाने का मतलब हुआ कि अगर आप ध्यान से देखिए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं यहां पे लिए गए हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहां पे लिए गए हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो बच्चे यहां पे लिए गए हैं. ठीक है, तो सी से ई पे जाने का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास सी के पास कितने हैं, 91, 92. ठीक है, 91, 92 और यहां पे हो गया 93. यहां पे क्या हो गया बच्चे, 93 हो गया. यही हो रहा है ना. देखो क्वेश्चन में हमसे क्या लिखा गया था, क्वेश्चन में हमसे लिखा गया था एलिमेंट सी डिकेज इनटू द एलिमेंट ई. एलिमेंट सी जो है वो एलिमेंट ई में डिकेज कर रहा है. तो इसका ये मतलब हुआ कि यहां पे अगर नोटिस करा जाए तो सी जो है हमारे पास मान जाओ एक्स एलिमेंट था, तो इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे, 1, 2, यानी यहां पे थे 92. यहां पे क्या थे, 92. और एलिमेंट ये बना ई मान लो वाई है, तो वाई में कितने दिख रहे हैं मेरे को, 92 के बाद ये बन रहा है हमारे पास 1, 2, 3, 93 दिख रहा है. ये 93 दिख रहा है. तो यहां पे अगर 92 से 93 में जा रहा है, 92 से किस में जा रहा है, 93 में जा रहा है, तो हमको ये कह रहे हैं कि रेडियोएक्टिव रेडिएशन कौन सा निकला, ये हमको बतलाइए. और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में क्या ख्याल है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो बच्चे यहां पे कितने दिख रहे थे, 146 और यहां पे है 145, 146 और 145. तो यहां पे न्यूट्रॉन से तो देखो अल्फा बीटा गामा 3 तरह के पार्टिकल्स हमको निकालने हैं और यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि ये बीटा रेडिएशन हो रहा है, क्योंकि बीटा निकलेगा तभी एक बढ़ेगा. तो यहां पे निकल रहा है -1 बीटा 0. तो यहां पे इस वाले पार्ट का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बीटा पार्टिकल. कहां गया, यस, ये है बीटा पार्टिकल, ये है बीटा पार्टिकल. ठीक है, if element C transferred into element B by emitting a radioactive ray, यानी C B में बदल रहा है, how will this ray behave in an electric field. C किस में बदल रहा है, चेक करो, C किस में बदल रहा है, B में बदल रहा है. आओ जरा यहां चेक करते हैं. C जो है वो दोस्त B में बदल रहा है. कहां है C, ये है, C B में बदल रहा है और इसमें प्रोटॉन्स के नंबर में कितनी कमी आ रही है, 1, 2 और न्यूट्रॉन्स के नंबर में भी कितनी कमी आ रही है, 2 की. तो प्रोटॉन्स में 2 की कमी और न्यूट्रॉन्स में 2 की कमी, मतलब ये रहा होगा अल्फा पार्टिकल. ये क्या रहा होगा, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल रहा होगा. और अल्फा पार्टिकल जो है वो टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट जो है वो जाएगा, क्योंकि खुद पॉजिटिव होता है. तो ये किधर जाएगा, डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट. ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन को भी खत्म कर लिया. आई होप कि आखिरी क्वेश्चन था, यस. तो बच्चे लोग, हम लोगों ने इस सैंपल पेपर को बहुत जल्दी से निपटाने की कोशिश करी है, बहुत जल्दी से खत्म किया है. थोड़ा सा लास्ट सेक्शन हमने फास्ट किया था, आप देखिएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट करिएगा. उसको लाइव क्लासेस भी हम लोगों की हो रही होती है, आप वहाँ पे भी आकर के डिस्कस कर सकते हैं. अच्छे से इसको प्रिपेयर करिएगा. ठीक है, आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बेस्ट हो, एग्जाम भी बहुत बेस्ट हो. और कोई दिक्कत हो तो आप हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन करिए और उससे अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट स्ट्रांग बनाइए, फुल में फुल मार्क्स लेकर के आइए. ठीक है बच्चे लोग, तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी एपिसोड में. लाइव क्लास में तो वैसे ही मिलते रहते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर था. तो नेक्स्ट किसी एपिसोड में रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में मिलते हैं. लाइव लेक्चर तो हर दिन ही होता है. तो थैंक यू वेरी मच इस सेशन को देखने के लिए. मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में. ओके, बाय.